अविनाश की मजबूरी जानने के बाद उसका मन अब अविनाश के घर जाने के लिए बेचैन था। अवनी के आते ही नीलम बोली, मिलाई अपनी बेटा इतनी जल्दी? अवनी बेचैन होकर बोली, जी माँ। यशराज, अवनी क्या हुआ, तेरे चेहरे पर इतनी बेचैनी क्यों? अवनी ने बोलने के लिए मुंह खोला, बोलते बोलते चुप हो गई, सिर झुकाकर खड़ी हो गई। यशराज सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए, अवनी चुप क्यों हो गई? बेझिझक अपने माँ पापा को बता दे। अवनी, पापा मैं अब घर जाना चाहती हूँ, अविनाश के पास। यशराज जी हंसते हुए, अपने घर जाना चाहती है तो जा, किसने रोका है? देखो तो, जो लड़की मायके को अपना घर मानती थी आज उसके लिए पराया हो गया, अपने ससुराल जाने के लिए तड़प रही है। अनीता, लेकिन भैया अवनी अब वहाँ क्यों जाएगी? अवनी ने तो अविनाश के डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दिए हैं। नीलम, हाँ अवनी अब तो किस हक से जाएगी? अवनी, पत्नी के हक से माँ, अभी पेपर सबमिट नहीं हुए हैं कोर्ट में, मैं अभी भी उसकी पत्नी हूँ, मैं जाऊँ? नीलम, अवनी उसकी क्या लगा रखा है, वो तेरा पति है, जरा तहजीब से बोला कर, जब तूने उसे अपना पति मान लिया है तो तुझसे वो बड़ा है। अवनी, जी माँ मैं उन्हें तहजीब से बुलाऊंगी, जाओ अब। नीलम, जा खुश रह। तानिया, अवनी दीदी जा तो रही हो, लेकिन अविनाश जीजू उनका क्या, वो तो कामिनी से शादी कर रहे हैं। अवनी, छुटकी मैंने कहा ना, मैं उस कामिनी को अपने घर को बर्बाद करने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तू मेरा बैग ले आ। यशराज, छुटकी जा बैग ले आ, मैं अवनी को छोड़ाऊं? अवनी, नहीं पापा मैं अकेली चली जाऊंगी। यशराज, अवनी तू अकेले वहाँ कैसे संभालेगी, मैं भी चलता हूँ। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। यशराज, ठीक है बेटा जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। अविनाश के घर कामिनी आई हुई थी, अविनाश के बगल में बैठी थी। नीता ने कामिनी से कहा, कामिनी मुझे आज ही पता चला कि तुम और अविनाश एक दूसरे से प्यार करते हो, क्या तुम दोनों मुझे ये बात पहले नहीं बता सकते थे? कामिनी, आंटी जी मैंने तो अविनाश से कहा था, लेकिन अविनाश को अनिरुद्ध से बदला लेना था, इसलिए अवनी से इसने शादी कर ली। मुझे पता है आंटी, आप मुझे अवनी की जगह नहीं देना चाहती, मैं उसकी तरह समझदार भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं उसकी तरह बनने की कोशिश जरूर करूंगी। नीता, ठीक है अब क्या कर सकते हैं, जब अविनाश राजी है, मेरी बस छोटी छोटी परीक्षा है, उसे पार कर लो, मेरा भी दिल जीत लो। कामिनी, हाँ शिवानी आंटी ने मुझे बताया है, अविनाश के लिए मैं कोई भी अग्नि परीक्षा दे सकती हूँ। अविनाश मन में, अवनी बिल्कुल ठीक कहती है, तुम कमीनी हो, एक नंबर की कमीनी। शिवानी, दीदी आप कामिनी से नाराज है क्या? आखिर क्या जरूरत है उसे परीक्षा देने की? आखिर ऐसी कौन सी रेखा लांग दी, सिर्फ प्यार ही तो किया है। नीता, शिवानी घर के काम ही तो करवा रही हूँ, ये तो सबको आने चाहिए। कामिनी, इट्स ओके शिवानी आंटी मैं सब कर लूंगी, और नीता आंटी मैंने आज तक खाना नहीं बनाया तो शायद अवनी की तरह बराबरी न कर सकूं, लेकिन अपने प्यार के लिए मैं सब काम करना सीख लूंगी, कोशिश पूरी रहेगी मेरी। खुशी नीता के कान में, देखो माँ कैसे बातों से इम्प्रेस कर रही है। नीता धीरे से, लेकिन मैं इम्प्रेस नहीं होने वाली। बोलिए आंटी शुरुआत कहाँ से करें? अविनाश, कामिनी वो सब बाद में, पहले मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अवनी, क्या बात करनी है पतिदेव? दरवाजे से आवाज आई, अवनी अपने बैग के साथ आ चुकी थी। उसे देखकर खुशी और नीता को छोड़कर सबके मुंह खुले के खुले रह गए। कामिनी एकदम तन बना गई और वो गुस्से में बोली, तुम वापस आ गई? हाँ मैं वापस आ गई, तुम्हें अच्छा तो नहीं लगा होगा मेरा वापस आना? कामिनी, ऑफ कोर्स, क्यों आई हो तुम? पता है ना अविनाश और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, और अब तुमने डाइवोर्स दे ही दिया है तो फिर यहाँ आने का क्या मकसद है? मकसद कोई नहीं है, साइन कर देने से रिश्ते नहीं टूटते, और अगर तुम कागजों की भाषा समझती हो तो ठीक है। अविनाश मेरे साइन किए पेपर कहाँ हैं? अविनाश, क्यों, कबर्ड में है। ओके। अवनी अपना बैग लेकर कमरे में गई, बैग रखकर कबर्ड से डाइवोर्स पेपर और लाइटर के साथ बाहर आई, सबको दिखाते हुए पेपर्स जला दिए। अविनाश और कामिनी साथ में, अवनी ये क्या किया? अवनी मुस्कुराते हुए, तुम दोनों के दिल के अरमान जला के रख दिए, और क्या? कामिनी, ओह तो तुम्हारे अंदर और लालच आ गया, इसलिए अब डाइवोर्स देना नहीं चाहती? अवनी, बातें बनाने वाले तो कुछ भी कहेंगे, उन्हें तो बातें बनाने से मतलब है, कभी सामने वाले के जख्मों के बारे में नहीं सोचते। मुंह उठाकर तुमने तो बोल दिया, लेकिन मेरा क्या? एक गलतफहमी के चलते मेरी अविनाश ने जिंदगी बर्बाद की है, कौन मुझसे शादी करेगा? इसलिए अब मैंने भी ठान लिया, मेरी जिंदगी बर्बाद करने वालों को मैं आबाद नहीं होने दूंगी। कामिनी सुनकर आग बबूला हो गई। नीता और खुशी मन ही मन खुश थी। अविनाश ने गुस्से से कहा, अविनाश उंगली दिखाते हुए, तुम अपनी औकात भूल रही हो, हद से बाहर जा रही हो। अवनी, मेरी औकात क्या है ये मैं अच्छे से जानती हूँ, और मेरी क्या हद है वो भी मालूम है, लेकिन शायद तुम अपनी हद भूल गए। अविनाश गुस्से में कलाई पकड़कर, बस करो, बहुत बोल लिया, अपनी मनमानी मत चलाओ, मैं तुम्हें जान गया हूँ, तुम ऐसे नहीं मानोगी। मैं कामिनी से प्यार करता हूँ, समझी? बोलो क्या लोगे मुझे छोड़ने का? अवनी हाथ छुड़ाते हुए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अविनाश, अवनी मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मेरे किए की सजा देने आई हो, चाहती क्या हो? मैं तुम्हें चाहती हूँ अविनाश। ये सुनकर अविनाश मन ही मन खुश तो हुआ, पर कामिनी को देखते हुए अवनी को गुस्से से जोरदार थप्पड़ मारा। अवनी दूर जाकर सोफे पर गिरी। नीता और खुशी की एकदम से चीख निकली। अवनी को उठाने वो आगे बढ़ी। नीता उठाते हुए, उठो अवनी, ठीक हो तुम? अविनाश, तुझे शर्म नहीं आती? यही संस्कार दिए है मैंने कि औरतों पर हाथ उठाओ। अवनी, इट्स ओके माँ, पति है, इनका अधिकार है। खुशी, भाभी कैसी बातें कर रही हो, अनपढ़ जाहिलों की तरह। भैया ये आपने ठीक नहीं किया, आपको मालूम है ना उनके जख्म अभी तक भरे भी नहीं है, वो अभी तो हॉस्पिटल से आई है। नीता, खुशी अवनी को अपने कमरे में ले जा, बेचारी को लग गई होगी। खुशी अवनी को अपने कमरे में ले जाने लगी, तभी अवनी बेहोश होकर गिरी। इस बार अविनाश के चेहरे पर भी अवनी के लिए फिक्र दिखाई दी, फिर भी कामिनी के सामने खुद को कंट्रोल किया और नॉर्मल होकर बोला, अब कौन सा ड्रामा शुरू कर दिया इसने? नीता,
अविनाश तुझे ड्रामा लग रहा है, ये बेहोश हो गई है, ये उठाकर कमरे में ले चल, डॉक्टर को बुला जल्दी। उसने अवनी को गोद में उठाया। अविनाश की गोद में अवनी को देखकर कामिनी गुस्से में चुपचाप देख रही थी। थोड़ी देर में एक लेडीज डॉक्टर आई, उसने सबको रूम से बाहर भेज दिया। थोड़ी देर में एक डॉक्टर बाहर आई। क्या हुआ डॉक्टर, मेरी बहू ठीक तो है, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है? डॉक्टर, घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस इनका अच्छे से ख्याल रखने की जरूरत है, बहुत ज्यादा। शी इज प्रेग्नेंट, आप लोगों को बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। जरा सी लापरवाही माँ बच्चे के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। ओके, कल आप अपनी को लेकर मेरे क्लिनिक आ जाना अल्ट्रासाउंड के लिए। कहकर डॉक्टर चली गई। नीता, जी जी डॉक्टर, मैं बहू और बेटे को भेज दूंगी। खुशी और नीता खुशी से उछल पड़ी। ये सुनकर अविनाश मन ही मन खुश हो गया। नीता, खुशी सुना तूने, तू बुआ बनने वाली है और मैं दादी। अविनाश सुना तूने, तू बाप बनने वाला है। अविनाश ने कामिनी के सामने मजबूरी के चलते हुए कुछ नहीं बोला, कोई रिएक्शन नहीं दिए। नीता, हद है मालविका, तुम जल्दी से अवनी के लिए उसकी मन पसंदीदा डिश बनाओ और ध्यान रखना अवनी के प्लेट में उसका मन पसंदीदा खाना हो। मेरी बहू को किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए और ना ही स्ट्रेस। ये सभी लोग कान खोलकर सुन लो। मालविका, जी मालकिन, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। नीता, नंदू तुम जगत के पास जाओ और हलवाई के पास से मिठाई लेकर आओ, सबका मुंह मीठा कराओ। नंदू, जी मालकिन। नीता खुशी के साथ रूम में गई। अवनी अभी भी बेहोश थी। दोनों अवनी के सिराने जाकर बैठ गई। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 32। अवनी की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर नीता और खुशी अवनी के होश में आने का इंतजार कर रही थी। वरुण और शिवानी अपने रूम में चले गए। कामिनी अविनाश को घूरकर बाहर की ओर आई। अविनाश घबराते हुए उसके पीछे गया। अविनाश, कामिनी कामिनी सुनो कामिनी। कामिनी बाहर आकर अपनी कार में बैठ गई। कार स्टार्ट करने लगी। अविनाश, कामिनी तुम उदास मत हो, मैं तुमसे शादी करूंगा, बस कुछ वक्त दो, मेरी बहन को कुछ मत करना प्लीज। कामिनी, ओके कुछ भी नहीं करूंगी, बस कुछ भी करो अवनी को अपनी जिंदगी से दूर फेंको, उसके बच्चे के साथ। अविनाश, नहीं कामिनी, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा अपनी बहन की खातिर, लेकिन ये बात नहीं मानूंगा। अवनी के पेट में मेरा बच्चा है और मैं उस बच्चे को चाहता हूँ। अपने जीवन की किसी भी तरह की लड़ाई का असर उस बच्चे पे नहीं आने दे सकता। हाँ पर तुमसे वादा करता हूँ, तुम मुझे चाहती हो ना, मैं तुमसे ही शादी करूंगा, बस कुछ दिन शांत हो जाओ, निशा को कुछ मत करना। कामिनी, अविनाश सोच समझ कर बोलना, तुम्हारी जान मेरी मुट्ठी में है, वैसे भी तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। अवनी से दूर रहने के अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते। अवनी से दूर रहना। अविनाश, अवनी की डिलीवरी तक मुझे टाइम दो। क्या इतना वक्त? मैं इतना इंतजार नहीं कर सकती। कामिनी, तुम देख रही हो ना माहौल, अवनी को डॉक्टर ने स्ट्रेस लेने को मना किया है। कामिनी, तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था तुम मुझे पाने के लिए इस हद तक गिर जाओगी। कामिनी, अब क्या करूं अविनाश, तुम्हें प्यार ही इतना करती हूँ कि तुम्हें पाने के लिए इस हद को पार करना पड़ा। चलो कोई नहीं, पर वादा मत भूल जाना, जहाँ इतना इंतजार किया है उतना और सही। कामिनी ने कार स्टार्ट करी और घर के लिए निकल गई। अविनाश उदास मन से धीरे धीरे कदमों से वापस अपने घर में आया। माँ और बहन अभी भी अवनी के पास बैठे थे। रूम के बाहर खड़ा था। अवनी को होश आया तो उठकर बैठने लगी। खुशी, भाभी उठिए मत, लेटी रहिए। माँ क्या हुआ था मुझे? नीता गले से लगते हुए। अवनी थैंक यू सो मच। अवनी, थैंक यू किस लिए? खुशी, हमें खुशखबरी देने के लिए, आप माँ बनने वाली है। मैं भुआ, अभी डॉक्टर आई थी, कल आपको डॉक्टर की क्लिनिक जाना है अल्ट्रासाउंड के लिए। ये खबर सुनकर मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। आई एम सो हैप्पी भाभी। अवनी पेट पर हाथ लगाते हुए खुशी से, माँ बनने वाली हूँ? मैं भी बहुत खुश हूँ, पर माँ, कहते हुए उदास हो गई। दरवाजे पर छुपकर देख रहा अविनाश भी उदास हो गया। नीता ने पूछा, पर क्या अवनी, मुस्कुराता चेहरा उदास क्यों हो गया? माँ, अविनाश तो कामिनी के साथ शादी करना चाहता है। माँ, मेरे बच्चे का क्या होगा? इसे कभी माँ के साथ पिता का प्यार मिलेगा या नहीं? नीता, क्यों नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। उसे कामिनी से शादी करने का फैसला बदलना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना भी प्यार करे उसे। अगर उसे कामिनी से शादी करनी थी तो तुम्हारे साथ उसे ये सब नहीं करना चाहिए था। अविनाश मन में, अवनी और बच्चे से दूर जाना कौन चाहता है माँ? क्या करूँ, मैं इतना मजबूर कभी नहीं हुआ। नीता, अच्छा अवनी तुम आराम करो, मैंने तुम्हारे लिए मालविका से खाना बनवाया है, उसके हाथों भिजवाती हूँ। चल चल खुशी, मोहल्ले में लड्डू बंटवाने हैं। खुशी, माँ लड्डू से क्या होगा, इतनी बड़ी खुशखबरी है, पार्टी होनी चाहिए। हाँ पार्टी तो होनी चाहिए। अवनी तुम आराम करो, हम पार्टी की तैयारियां करते हैं। दोनों कहते हुए बेड से उठ खड़ी हुई, दरवाजे की ओर बढ़ गई। उनके आने से पहले अविनाश दरवाजे से हट गया, छत पर चला गया, ऊपर जाकर इधर उधर टहलने लगा। नीता उसके पास आई। अविनाश उनको देखकर ग्रिल पकड़कर खड़ा हो गया। माँ ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, अविनाश क्या सोच रहा है बेटा, तुझे खुशी नहीं है? देख बेटा, तू कामिनी से प्यार करता है, लेकिन तूने ये भी तो गलत किया ना, अवनी से शादी करके। अब तो उसे छोड़ेगा तो बच्चे का क्या होगा? बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बच्चे को एक अच्छी परवरिश देने के लिए माँ और पिता दोनों की जरूरत होती है। अविनाश, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, कामिनी से शादी करने का फैसला बदल दे। अविनाश कामिनी की धमकी याद करते हुए, नहीं माँ, मैं कामिनी को वादा कर चुका हूँ, मैं उससे ही शादी करूंगा। रही बात बच्चे की, उसके परिवेश में कोई कमी नहीं आने दूंगा। बस डिलीवरी तक मैं कामिनी से शादी नहीं कर रहा, ताकि उसे कोई स्ट्रेस ना हो, और आप भी उसे ये बात मत बताइएगा। नीता, अविनाश तुम पागल हो गए हो। माँ प्लीज मुझे फोर्स मत कीजिए। अवनी पीछे से आते हुए, रहने दीजिए माँ, इन्हें ज्यादा फोर्स मत कीजिए। नीता, अवनी बेटा तुम सीढ़ियां चढ़कर ऊपर क्यों आ गई? और हाँ, मैं तुम्हारा कमरा चेंज करवा लेती हूँ, नीचे वाले कमरे में सामान शिफ्ट करवाती हूँ, ताकि तुम्हें सीढ़ियां न चढ़नी पड़े। नहीं माँ, मैं नीचे नहीं आऊंगी, मुझे ऊपर का कमरा ही पसंद है, चेंज मत कीजिए। पर तुम्हें परेशानी होगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना ख्याल रखूंगी, और अविनाश भी तो है। ठीक है अवनी, संभल कर सीढ़ियों से उतरना, मैं नीचे जा रही हूँ। मैं ये खुशखबरी तुम्हारे घर पे फोन करके बता देती हूँ।
जी माँ। नीता सीढ़ियों से उतरकर नीचे हॉल में आ गई। फोन करके अवनी के घर खुशखबरी देने लगी। अविनाश अभी भी ग्रिल पकड़ के खड़ा था। अवनी माँ के जाते ही अविनाश के तुरंत पैर छूती है। अविनाश पीछे हटकर, ये कौन सा नया ड्रामा है? अवनी, कोई ड्रामा नहीं है। माँ कहती है जब भी कोई खुशखबरी जिंदगी में आती है तो सबसे पहले भगवान के पैर छुए जाते हैं, और मेरे भगवान तो तुम हो। शट अप अवनी, कहते हुए सीढ़ियों की ओर बढ़ा, अपने रूम में चला गया। अवनी उसके पीछे गई। अविनाश के ऊपर बहुत स्ट्रेस था। स्ट्रेस को कम करने के लिए उसने एक दराज से शराब की बोतल निकाली और वो ग्लास में लेकर पीने लगा। अवनी, अरे वाह, खुशी की पार्टी भी करने लगे। अविनाश ने पैक को मुंह से लगाते हुए अवनी को घूरा, फिर वापस पीने लगा। अवनी, अरे ऐसे मुझे डराओ मत, अब मैं अकेली नहीं हूँ, हमारा ये बच्चा भी है, मुझे भी पार्टी करनी है। कहते हुए पास आई, ग्लास उसके हाथ से छीन लिया। अविनाश ने तुरंत उसके हाथ से ग्लास छीना, दूसरे हाथ से कलाई पकड़कर अपनी ओर खींचा। अवनी खामोश होकर उसकी आंखों में देखती रही। अविनाश, ज्यादा मेरे साथ मस्करी मत करो, समझी? जाओ, पार्टी करनी है तो बाहर जाकर करो, पर ड्रिंक से दूर रहो, मालूम है ना? ड्रिंक तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, दोबारा कभी ड्रिंक को मत छूना, जैसे कामिनी की पार्टी में पी ली थी। अविनाश के बोलने से शराब की बदबू आ रही थी। उसकी स्मेल से अवनी को चक्कर आने लगा और बेहोश हो गई। अविनाश घबराकर संभालते हुए, अवनी ठीक हो? संभाल कर उसने उसे गोद में उठाया। तभी दरवाजे पर मालविका ने नॉक किया। अवनी को अविनाश की गोद में देखकर सिर नीचे कर लिया। अविनाश ने उसे अंदर आने को कहा। मालविका, साहब, मैम साहब के लिए खाना रख दो और माँ को बुला दो, अवनी को चक्कर आ गया है, बेहोश हो गई है। मालविका ड्रिंक टेबल पर देखती है। साहब घबराइए मत, ऐसी हालत में चक्कर आ जाती है, और साहब हो सके तो किसी तरीके से कोई भी नशा मत कीजिए, शायद शराब की बदबू से चक्कर आ गया है इन्हें। ठीक है, तुम जाओ। मालविका के जाते ही अविनाश ने शराब की बोतल उठाकर कमोड में फ्लश कर दी। सोफे पर टेंशन की वजह से सिर पकड़कर बैठ गया। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 33। अविनाश सिर पकड़े सोफे पर बैठा परेशान बस अवनी को देखे जा रहा था। कुछ ही देर में अवनी को होश आया। अविनाश उठकर उसके पास गया, तकिए के सहारे उसे बिठाया। अविनाश, तुम ठीक हो अवनी? अवनी गर्दन हिलाते हुए, मैं ठीक हूँ। मालविका तुम्हारे लिए दलिया बनाकर लाई है, खा लो। अवनी दलिया की कटोरी उठाकर मुंह बनाती है, फिर वापस रख देती है। अवनी, दलिया नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, मुझे नहीं अच्छा लगता ये, मुझे नूडल्स खाने हैं। मालविका, मालविका। मालविका तुरंत कमरे में आई। जी मैम साहब। ये क्या है? मुझे ये नहीं खाना, आई डोंट लाइक दिस, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये, मेरा नूडल्स खाने का मन कर रहा है, नूडल्स लेकर आओ। अविनाश, कोई जरूरत नहीं है नूडल्स बनाने की, यही खाओ। नहीं, मुझे नूडल्स खाने हैं, अब मैं खाना भी अपनी पसंद का नहीं खा सकती क्या? वो भी तुम्हारी पसंद का खाना पड़ेगा, जाओ नूडल्स बनाकर लाओ। अविनाश, अगर नूडल्स बनाकर लाई मालविका तो अगले दिन नजर नहीं आओगी, समझी? जाओ। मालविका, जी साहब। अविनाश, तुम्हारे नूडल्स पास्ता बंद, जो खाना मालविका बनाकर लाएगी वही खाना पड़ेगा। अवनी मन में खुश होते हुए, यही फिक्र देखना चाहती थी अविनाश तुम्हारे अंदर। ओके, खा लूंगी। अवनी मुंह बनाकर खाने लगी। अवनी, वैसे इतना बुरा भी नहीं है। अविनाश, गुड, कहते हुए वापस सोफे पर बैठ गया। माथे पर हाथ रखकर वो उदास होकर बैठ गया। उसको दलिया बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी बस खा रही थी। अवनी मन में उसकी ओर देखती हुई, अविनाश तुम इस वक्त बहुत परेशान हो, तभी तो मैं तुम्हारा साथ देने आई हूँ, तुम अकेले नहीं हो, प्लीज अविनाश परेशान मत हो। खुशी, किस लिए बुला रही थी भाभी? मालविका, अवनी मैम साहब नूडल्स मांग रही थी खाने के लिए, लेकिन साहब ने बिल्कुल मना कर दिया। इससे पता चलता है साहब को कितनी फिक्र है मैम साहब की। आपको पता है खाने के पीछे हल्की सी खट्टी मीठी नोकझोंक भी हो गई उनके बीच। खुशी, क्या सच? हाँ बीबी जी, और थोड़ी देर पहले तो साहब ने मैम साहब को गोद में उठा रखा था हल्के से चक्कर आने पर। नीता, समझ नहीं आता, जब अविनाश इतना अवनी की फिक्र करता है तो ये कामिनी से शादी करने के पीछे क्यों पड़ा है? जरूर कोई बात होगी, देखना हमारी भाभी संभाल ही लेंगी। जैसे उन्होंने भैया के दिल से नफरत और गलतफहमी मिटा दी, वैसे ही वो सब ठीक कर देगी। खुशी ने कहा। रात को अवनी के मायके में सब खाना खा रहे थे। नीलम, अनिरुद्ध बेटा, कल ऑफिस से जल्दी घर आ जाना और थोड़ा एडवांस भी ले लेना, कल अवनी के घर जाएगा तो खाली हाथ तो जाएगा नहीं, थोड़ा बहुत सामान गिफ्ट वगैरह लेना पड़ेगा ना। अनिरुद्ध, माँ मैं मामा बनने वाला हूँ, इतनी बड़ी गुड न्यूज अरसे बाद सुनने को मिली है, थोड़ा बहुत क्यों, दिल खोल कर सबके लिए गिफ्ट्स, लड्डू, मिठाइयाँ, कपड़े, जो खरीदना है देने के लिए वो सब खरीदना। मेरे अकाउंट में कुछ पैसे हैं, आपको सुबह एटीएम से निकाल कर दे दूंगा, आप खरीदारी कर लीजिएगा। जब मैं आऊँ तो आप सब तैयार है ना? अनीता, शुक्र है सब कुछ ठीक हो गया अवनी के बच्चे की वजह से। नीलम, हाँ अविनाश के अंदर सारी गलतफहमी मिट गई है और अब ये बच्चा ही इन दोनों के बीच में प्यार का आगाज कराएगा। यशराज, मेरी बेटी है ही इतनी समझदार, हर मुसीबत से लड़ना जानती है, हर कोई अविनाश की बहन निशा की तरह नहीं होती। निशा का नाम सुनकर अनिरुद्ध खाते खाते रुक गया। नीलम, पुरानी बातें क्यों उखाड़ रहे हो, जो दब चुकी है उसे दबी रहने दो। अनीता, और नहीं तो क्या भैया, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है, उस निशा की बात घर में मत किया करो। हाय मैं तो ये कहती हूँ भाभी, हम अनिरुद्ध की शादी करवा देते हैं, आखिर अनिरुद्ध कब तक अकेला रहेगा, पहाड़ जैसी जिंदगी अकेले काटेगा क्या? नीलम, अनिरुद्ध के पापा, अनीता बिल्कुल ठीक कह रही है, हम अनिरुद्ध की दूसरी शादी करा देते हैं। यशराज, अनिरुद्ध, पर मुझे दोबारा शादी नहीं करनी। यशराज, क्यों नहीं करनी है? नहीं बेटा, शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी, इस घर के लिए, इस घर के वंश के लिए। अपनी माँ के बारे में सोचो, कितने सपने देखे हैं बहू के आने की, बहू ऐसी आई कि सारा घर उजाड़ दिया। नीलम, तुम लड़की देखना शुरू करो। अनिरुद्ध चिल्लाकर, नहीं। अनीता, अनिरुद्ध ये कैसा व्यवहार है, और तुम्हारे ना कहने से तुम्हारी शादी का फैसला नहीं बदलने वाला। नीलम, नहीं अनीता रहने दो, जब इसकी नजर में माँ बाप की मर्जी और इच्छा की कोई कीमत ही नहीं है तो क्यों उम्मीद लगानी। अनिरुद्ध, सॉरी माँ, मैंने आप पर चिल्ला दिया, आई एम रियली सॉरी,
ठीक है, आपको जैसा लगता है वैसा कीजिए, लेकिन मुझे एक बात बताइए, मुझ जैसे किराएदार वाले को कौन अपनी बेटी देगा? क्या हम अपनी चुटकी का किसी किराएदार वाले से ब्याह करवाते? ये सुनकर सबके चेहरे उतर गए। तभी तानिया बोली कुछ सोचते हुए, भैया आप एक मामूली सी एम्प्लॉय की जॉब करते हैं और इतना कर्ज भी देना है, ऐसे तो आपकी शादी कभी नहीं होगी। भैया क्यों ना आप अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस खोल दे? भैया आपके अंदर बिजनेस करने का एक्सपीरियंस है और इसे आगे बढ़ाने की काबिलियत भी। यशराज, हाँ चुटकी हमारी समझदार हो गई। अनिरुद्ध, कोई बिजनेस कर लो, पर पापा बिजनेस में लगाने के लिए पैसे भी होने चाहिए, और अगर बैंक से लोन ले तो उसके लिए गिरवी रखने के लिए कुछ होना तो चाहिए। नीलम, कुछ ऐसा बिजनेस करो जिसमें ज्यादा पैसे की जरूरत ना हो। अनिरुद्ध, माँ ऐसा कोई बिजनेस नहीं होता, और कैसे कर लूं? जिस काम की जानकारी होगी वही तो करूंगा। चलिए खाना खाइए। रात में अविनाश किसी गहरी सोच में डूबा हुआ खुद को आईने में देखे जा रहा था। तभी अवनी एक ग्लास का दूध लेकर कमरे में दाखिल हुई। ग्लास सोफे के पास टेबल पर रखा। आईने में अवनी के अक्स को देखकर वो पलटा। अवनी, किन ख्यालों में खोए हुए हो पतिदेव? माय डियर हस्बैंड। हस्बैंड से एक सवाल आया, आपको पता है पति को अंग्रेजी में हस्बैंड क्यों कहते हैं? नहीं, तुम्हें मालूम है? हाँ, हस्बैंड का मतलब हंस हंस कर जिसका बैंड बजाया जाए उसे हस्बैंड कहते हैं। कहते हुए हंस दी। अविनाश, अच्छा जी, इधर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। जब ये हस्बैंड बचता है तो अच्छे से वाइफ को नचाता भी है। कहते हुए उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। अवनी भागकर बेड के दूसरी साइड पर चली गई। भाग आ रही हो अवनी? अगर हिम्मत है तो पकड़ के दिखाओ डियर हस्बैंड। अवनी ने तकिया उठाकर अविनाश को मारा। उसने तकिया वापस अवनी को मारा, फिर उसके पीछे दौड़ा। अवनी फिर राउंड लेकर दूसरी ओर चली गई। अविनाश भी दूसरी साइड पहुंच गया। अवनी, थक गए हो तो दूध पी लो, वहाँ रखा है, उसकी जरूरत तुम्हें है। अवनी हाथ आगे करती हुए, अच्छा जी लो पकड़ो। अविनाश ने उसका हाथ झटके से पकड़ना चाहा। अवनी ने तुरंत पीछे कर लिया। वो फिर पकड़ने के लिए राउंड शुरू करने लगा। अवनी दूसरी साइड आई। जमीन पर पड़े तकिए से उसका पैर फिसल गया। अविनाश चिल्लाया, अवनी! अवनी नींद से उठकर टेबल पर लाइट जलाती है। अविनाश, क्या हुआ? अविनाश मुंह पर आए पसीने को पोंछते हुए, थैंक गॉड सपना था। अवनी बेड से उठकर पानी का ग्लास ले आई। क्या हुआ अविनाश, तुम मेरा नाम लेकर चिल्लाए क्यों? मेरे बारे में कोई बुरा सपना देखा? अविनाश, हाँ नहीं, हाँ मतलब हाँ। क्या देखा सपने में? अविनाश ग्लास लेते हुए, मैं तुम्हें क्यों बताऊं अपने सपनों के बारे में? जाओ जाकर सो जाओ। पानी पीकर अवनी की ओर पीठ करके लेट गया। अवनी वापस बेड पर लेट गई, अविनाश की ओर पीठ करके। अविनाश वापस अवनी की ओर फेस करके बोला, शुक्र है ये सपना था, हकीकत में गिर जाती तो क्या होता? नहीं भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे सजा देना, अवनी और मेरे बच्चे को नहीं। एक और निशा के लिए परेशान और दूसरी ओर अवनी और बच्चे की सेफ्टी के लिए परेशान अविनाश सिर पर हाथ रखकर सोने की कोशिश कर रहा था। इधर जब से कामिनी को अवनी की प्रेगनेंसी के बारे में मालूम चला था, वो बौखला रही थी। अवनी के बच्चे के बारे में सोची जा रही थी कि कैसे उससे छुटकारा पाया जाए। उसे पता था बच्चे की वजह से अविनाश बहुत मजबूर हो गया था। वो किसी भी कीमत पर बच्चे को नहीं छोड़ेगा, चाहे वो भले ही अवनी से डाइवोर्स ले ले। और वो अविनाश से शादी कर भी लेगी तो अवनी के बच्चे की माँ कभी नहीं बनेगी। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 34। अगले दिन सूरज सिर पर चढ़ाया। खिड़की के बंद कांच से धूप अंदर आने की कोशिश कर रही थी। अवनी अंगड़ाई लेते हुए मुस्कुराते हुए उठी। आंखें मलते हुए सीधे बाथरूम में गई। अविनाश शावर में नहा रहा था। अंदर जाने के बाद अवनी ने आंखें मलना बंद की। अविनाश पर नजर पड़ते ही पलट गई। अविनाश ने हड़बड़ाते हुए हैंगर से टॉवल उठाया। शावर बंद करके टॉवल लपेटने लगा। अविनाश, अवनी कम से कम बाथरूम में तो नॉक कर लिया करो, दरवाजा बंद करके नहाना चाहिए ना। बाय द वे, मुझे नॉक करने की जरूरत नहीं है, मैं बीवी हूँ तुम्हारी। और 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। ये सुनकर अविनाश का मुंह एकदम बंद हो गया। अवनी वापस अविनाश की ओर मुड़ी। अवनी, अच्छा कलुआ के पापा जल्दी नहा लो, मुझे भी बाथरूम यूज करना है। अविनाश, ओके, एक मिनट रुको, ये कलुआ कौन है? मैंने हमारे होने वाले बेबी का नाम रखा है। क्या? ये कैसा नाम है? कलुआ? अच्छा है ना, बहुत सोच समझ कर रखा है, नजर नहीं लगेगी। तुम पागल हो, ऐसे नाम कौन रखता है? स्कूल में जब जाएगा ना तो चलता फिरता मजाक बन जाएगा, और अगर काला पैदा हुआ तो टोटल मजाक बन जाएगा। हेलो, मेरा बच्चा काला पैदा नहीं होगा, बिल्कुल मुझ पर जाएगा, गोरा दूध का कटोरा। फिर भी तुम सोच लो, नहीं तो मेरी तरफ से कलुआ नाम कंफर्म है। वो सब बात की बात है, जरूरी नहीं है लड़का हो। मालूम है मुझे, मैंने लड़की का नाम भी सोच लिया है, कालका। कैसा रहेगा? तुम हॉस्पिटल की जगह काली माई के मंदिर में पैदा हुई थी क्या? नहीं तो। बहुत हो गई बकवास, अब जाओ, मुझे नहाना है। अवनी, तो नहाओ ना, किसने रोका है? मुझसे शर्माने की जरूरत नहीं है, हटो, मुझे ब्रश करना है। तुम नहाओ, मैं साइड में खड़ी हूँ। कहते हुए ब्रश उठाने को हुई। अविनाश ने उसका हाथ पकड़ा। बाद में करना, मुझे नहाने दो, बाद में आना, चलो। हाथ पकड़कर दरवाजे की ओर बढ़ा, तभी उसका पैर साबुन पर फिसला। गिरता उससे पहले ही अवनी ने उसे संभालते संभालते वो खुद भी लड़खड़ाने लगी। लड़खड़ाते हुए शॉवर ऑन हो गया। दोनों पानी की बौछार में भीगने लगे। दोनों की नजर एक दूसरे को देख रही थी। सब कुछ भूलकर गुम हो गए थे वो एक दूसरे की नजरों में। बैकग्राउंड में मानो कोई म्यूजिक ऑन हो गया हो। तभी ट्यू ट्यू आवाज आई। अविनाश के फोन की रिंगटोन कानों में पड़ी, तब दोनों संभले। अविनाश, अब जाओ, बाद में आना। अवनी मन में, एक छोटा सा थैंक यू बोलने में जुबान जैसे कट के गिर पड़ेगी। अविनाश फिर से, सुनाई नहीं दे रहा है, जाओ, बाद में आना। अवनी मुस्कुराते हुए, मुझे बाद में आने की जरूरत नहीं है, मेरा तो स्नान हो गया, तुम आ जाओ। कहते हुए निकल गई। अविनाश चुपचाप उसे देखते रहा। अवनी बाहर आकर अपने कपड़े चेंज करती है। सूखा टॉवेल अविनाश को देखकर कबर्ड से कपड़े निकालकर प्रेस करने लगती है। अविनाश बाहर आकर देखता है कि अवनी प्रेस कर रही थी तो मालविका को आवाज देता है, मालविका, मालविका। मालविका अंदर रूम में आती है, साथ में नीता भी आती है। जी साहब। कपड़े प्रेस करो जल्दी, मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है। नीता, आज ऑफिस नहीं जाना है अविनाश, तू भूल गया, आज तुझे अवनी का अल्ट्रासाउंड करवाने जाना है, मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली है।
माँ ऑफिस में मेरी बहुत जरूरी अपॉइंटमेंट है, मैं मिस नहीं कर सकता, आप चली जाओ। चली जाती, लेकिन मेरे पास समय नहीं है, मैं आज पूरा दिन बिजी हूँ। मैंने एक छोटी सी घर के लिए पार्टी रखी है, इसलिए तैयारियां करने में व्यस्त रहूंगी। तुम जाओ पहले अवनी को लेकर, और फिर आकर रात की पार्टी के लिए तैयारी करवाने में हेल्प करना। बच्चे को लेकर भी तेरी कुछ जिम्मेदारी है, भूल मत जा। अविनाश, ओके माँ। थोड़ी देर में दोनों हॉस्पिटल के लिए कार में बैठ गए। खुशी, भैया कार जरा धीरे चलाइएगा, मुझे मालूम है, कहते हुए अविनाश ने कार स्टार्ट कर दी। इधर कामिनी डॉक्टर की क्लिनिक अवनी और अविनाश से पहले आ गई। डॉक्टर के कैबिन का डोर नॉक किया। मैं आई कम इन डॉक्टर? डॉक्टर, यस कम इन। तुम वही हो जो कल सिंघानिया हाउस में थी, प्लीज सीट। क्या फर्क पड़ता है, वैसे मैं आपसे उन्हीं के सिलसिले में बात करने आई हूँ। उन्हीं के सिलसिले में मतलब? कामिनी 2000 के नोट का बंडल उसकी ओर फेंकती है। डॉक्टर हैरान रह गई, इतने पैसे देकर घबरा गई, जरूर कोई खतरनाक काम करवाना चाहती है। नोट देखते ही कुर्सी से खड़ी हो गई। कामिनी, क्या हुआ डॉक्टर, बैठ जाइए, पैसे काम है, ये लीजिए। दूसरा बंडल 500 का फेंका। डॉक्टर बैठती हुई पैसे पकड़ती है। कामिनी के फेस पर स्माइल आ गई। डॉक्टर ने पूछा, देखो मिस, तुम्हारा क्या नाम है जो भी हो, क्या तुम मुझे बता सकती हो? मुझे खरीद क्यों रही हो? गुड क्वेश्चन। तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना है, उसके लिए पैसे दिए हैं। छोटे से काम के लिए इतने पैसे तो नहीं दे सकती, तुम बताओ, मैं डिसाइड करती हूँ, छोटा है या बड़ा। कामिनी, कल तुम सिंघानिया हाउस गई थी, उस घर में गुड न्यूज की खबर तुमने ही दी सबको, और आज तुम्हारे क्लिनिक आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ तुम अवनी का अल्ट्रासाउंड करो, कुछ ऐसा करो कि उसे अपना अबॉर्शन कराना पड़े। डॉक्टर घबराते हुए, क्या? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह सकती। डॉक्टर प्लीज, छोटा सा काम है, आप ये आसानी से कर लेंगी, और इसके मैं आपको और भी पैसे दूंगी। डॉक्टर कुछ पल सोचने के बाद बोली, ठीक है मैडम, हो जाएगा, आप जाइए, वो लोग आते ही होंगे। ओके थैंक यू डॉक्टर, एक बार मेरा काम कर दीजिए, इतने ही पैसे और दूंगी। डॉक्टर खुश होते हुए, बस आप ये समझो काम हो गया। मुस्कुराती हुई कामिनी कैबिन का दरवाजा खुलकर निकली, फिर वापस कैबिन में घुस गई, अवनी और अविनाश को देखते हुए। डॉक्टर, क्या हुआ? वो दोनों यही आ रहे हैं, मैं कहाँ छिप जाऊँ? आप बाथरूम में छिप जाइए, मैं उन लोगों से बात करके अल्ट्रासाउंड के लिए दूसरे रूम में ले जाऊंगी, तब मौका देखकर आप निकल जाना। थैंक यू डॉक्टर। कामिनी उन दोनों के आने से पहले बाथरूम में जाकर छिप गई। अविनाश और अवनी डॉक्टर के कैबिन के पास आ पहुंचे। डोर नॉक करके कैबिन में आ गए। बातचीत करके दोनों को दूसरे रूम में ले गए। अवनी को डॉक्टर के कैबिन में किसी चौथे शख्स की मौजूदगी महसूस हुई। परफ्यूम की खुशबू से, परफ्यूम की खुशबू जानी पहचानी थी जो कामिनी लगाती थी। फिर सोचा, इकलौती कामिनी थोड़ी ना, लाखों लोग कामिनी का परफ्यूम ब्रांड यूज करते होंगे, डॉक्टर भी करती होंगी। ज्यादा सीरियस ना लेकर अवनी अविनाश और डॉक्टर के साथ दूसरे रूम में चली गई। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 36। अवनी ने अविनाश को आंखें दिखाते हुए कहा, तुम्हें कामिनी से शादी करनी है तो करो जाकर, लेकिन मैं कामिनी की ये मर्जी पूरी नहीं होने दूंगी। पता नहीं उसको प्रॉब्लम क्या है मेरे बच्चे से और मुझसे, उसे अगर मुझसे कोई दुश्मनी निकाल। भाग 35। डॉक्टर अवनी और अविनाश को दूसरे कमरे में ले गई, वहाँ उसका चेकअप और अल्ट्रासाउंड कराया। डॉक्टर, ओके मिस्टर अविनाश, मिसेज अवनी, अब आप घर जा सकते हैं, कल आप आकर रिपोर्ट ले जाइएगा। अविनाश, जी थैंक यू डॉक्टर। अवनी, थैंक यू डॉक्टर। दोनों क्लिनिक से बाहर आने लगे। तभी अवनी को याद आया वो अपना पर्स अंदर भूल गई है। अवनी, अविनाश मैं अपना पर्स भूल गई हूँ, तुम कार पार्किंग से लेकर आओ, मैं पर्स लेकर आती हूँ। अविनाश, तुम कितनी लापरवाह हो। अरे इसमें लापरवाही वाली क्या बात है, समझदार इंसान भी कभी कभी भूल जाता है, कहते हुए वापस पलटी। अविनाश, रुको, तुम कार में जाकर बैठो, मैं लेकर आता हूँ। अवनी बाहर आकर पार्किंग की ओर जाने लगी। तभी उसकी नजर पार्किंग से निकलती हुई कार पर गई। ये कार तो कामिनी की, वो यहाँ कैसे? आई होगी यही किसी से मिलने। अविनाश, तुम अभी तक कार में बैठी नहीं, लो पर्स, चलो। दोनों कार में बैठकर घर के लिए निकल गए। अवनी, अविनाश तुम्हें पता है अभी मेरी सौतन कामिनी भी यहाँ आई थी। क्या कामिनी? अविनाश सुनकर थोड़ा परेशान हो गया, उसके फेस पर टेंशन साफ दिख रहा था कामिनी का नाम सुनकर। अवनी मन में, ओह गॉड, इतनी टेंशन, क्या करूं? अविनाश को बता दूं कि मैं भी उसकी मजबूरी जानती हूँ, दोनों साथ में निशा भाभी को छुड़ाएंगे, एक से भले दो, आज पार्टी है, मैं कल अविनाश को सब कुछ बता दूंगी। अविनाश टेंशन में कार चलाए जा रहा था, इतने में उसका फोन रिंग किया। एक हाथ से फोन जेब से निकाला, नंबर देखकर गुस्सा आ गया, पर अवनी को दिखाने के लिए फोन पर मुस्कुरा कर बोला, हाँ कामिनी बोलो। मुस्कुराते हुए बातें करने लगा। अवनी सच जाने के बाद भी ऐसे उसे मुस्कुराते हुए बात करने से मन ही मन किलस रही थी। उसने अविनाश के हाथ से मोबाइल छीन लिया। अविनाश, ये क्या बदतमीजी है, कार चलाते हुए फोन पर बात नहीं करनी चाहिए, इतना नहीं मालूम, कहकर अवनी ने फोन कट कर दिया, जो दूसरी ओर कामिनी ने भी सुना। अविनाश, मुझे मालूम है, मेरा फोन वापस करो। ये लो, तुम अपनी हद मत भूल जाया करो, आगे से ये बदतमीजी मत करना। तुम जब जब अपनी हदें भूल जाओगे तब ये बदतमीजी करूंगी, कहते हुए उसने मुंह टेढ़ा किया, बाहर की ओर देखने लगी। अविनाश के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट बिखराई, सामने देखकर कार चलाने लगा। अवनी ने फिर उसकी ओर फेस किया। अविनाश के मुस्कुराते फेस को देखकर उसके फेस पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। इतने में कामिनी का दोबारा फोन आया, नंबर देखकर सारी मुस्कुराहट वापस चली गई। अविनाश ने फोन ओके किया और बात की। अविनाश, ओके आ रहा हूँ, कहते हुए फोन कट कर दिया, कार दूसरी साइड पर मोड़ दी। अविनाश, कहाँ जा रहे हो? कामिनी से मिलने जा रहा हूँ, तुम यहाँ से ऑटो पकड़ो और घर जाओ, मैं आगे से कामिनी को पिकअप करूंगा, उसकी कार खराब हो गई है, इस बहाने घूमने भी निकल जाएंगे, वैसे भी कई दिनों से हम लोग कहीं डेट पर नहीं गए। अवनी, तुम मुझे ये सब बातें कहकर चिढ़ा रहे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तुम्हें जो करना है करो, लौट के तो घर ही आओगे, चलो कर लो पिकअप, तुम दोनों को जहाँ घूमने जाना है जाओ, लेकिन तुम्हारे साथ ही आई थी तो तुम्हारे साथ ही घर जाऊंगी। अविनाश ने आगे जाकर कामिनी को पिकअप किया। अवनी को मजबूर होकर पीछे सीट पर जाकर बैठना पड़ा। थोड़ी देर बाद कामिनी ने एक रेस्टोरेंट के पास कार रुकवाई। कामिनी, अविनाश चलो, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाते हैं। अविनाश, नहीं मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो।
मैं यही हूँ। कामिनी, अविनाश तुम भी चलो। अवनी को छोड़कर दोनों रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद खाना खाकर बाहर आए। कामिनी, इस रेस्टोरेंट का खाना सच में बहुत ही टेस्टी होता है। मजा आ गया ना? जिसे भूख ना लगे उसे खुशबू से ही भूख लग जाती है। हाँ कामिनी, कहते हुए दोनों कार में बैठे। कामिनी, चलो अब शॉपिंग पर चलते हैं। मुझे शाम की पार्टी के लिए ड्रेस, कुछ लेटेस्ट ज्वेलरी लेनी है। माना तुम्हारे घर पे पार्टी इसकी वजह से, पर अवनी, इसके ये क्या होता है? माय नेम इज अवनी सिंघानिया। कामिनी चुप हो गई, आगे मुंह कर लिया। थोड़ी आगे जाकर अविनाश ने पेट्रोल पंप के पास कार रोकी। अविनाश, तुम दोनों कार से उतरो, मुझे पेट्रोल भरवाना है। दोनों कार से निकले। अविनाश कार लेकर पेट्रोल भरवाने लगा। कामिनी, देखा अवनी, अविनाश मुझे कितना प्यार करता है। मेरे एक बार कहने पर दौड़ा चला आता है। तुम भगवान से प्रार्थना जरूर करती होगी ना, काश मेरी जगह तुम होती। अवनी एटीट्यूड के साथ बोले, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी जगह नहीं आना चाहती और तुम्हें अपनी जगह लेने नहीं दूंगी। कामिनी गुस्से से, पर मैं लेकर रहूंगी। अविनाश ने मुझसे वादा किया है, तुम्हारे इस पाप का जन्म होते ही मुझसे वो शादी करेगा। अवनी को सुनते ही गुस्सा आया। उसने खींचकर थप्पड़ मारा, जिसे अविनाश ने देख लिया था, पर उसने दूसरी तरफ मुंह कर लिया, जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। अवनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को पाप कहने की? ये अविनाश का बच्चा है। कामिनी, पता है, लेकिन ये बच्चा कैसे आया है ये मुझे अच्छे से मालूम है। अविनाश तुम्हें बर्बाद करने के लिए तुम्हारे साथ सोया था, जिसमें दोनों की मर्जी नहीं थी। उस हिसाब से ये पाप ही हुआ ना? अवनी ने फिर हाथ उठाया, पर अब की बार कामिनी ने पकड़कर रोक लिया। इतने में अविनाश पास आया। कामिनी से हाथ छुड़ाया। कामिनी, अविनाश, मैं घर जा रही हूँ, हम शाम को मिलते हैं। तुम्हारी बीवी की शक्ल मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। अवनी, मुझे भी नहीं हो रही। कामिनी वहाँ से चली गई। अविनाश ने गुस्से में अवनी से कहा, अगर नहीं बर्दाश्त हो रही थी तो करो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था। मैं कामिनी से प्यार करता हूँ और जल्द शादी करने वाला हूँ। अवनी, लेकिन अभी शादी हुई नहीं है और मैं तब तक तुम्हारी धर्म पत्नी हूँ और कोई पत्नी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। कहते हुए वो हाथ छुड़ाकर कार में बैठी। अविनाश भी कार में बैठते हुए, अच्छा तुम कह रही थी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तुमने कामिनी को थप्पड़ क्यों मारा? हाँ नहीं पड़ता, लेकिन कोई मेरे बच्चे को अनाप शनाप कहेगा तो मैं चुप तो नहीं रहूंगी। उसने मेरे बच्चे को पाप कहा। कहाँ से मेरा बच्चा पाप है? अविनाश गुस्से को छिपाते हुए, क्या कामिनी ने ऐसा कहा? अवनी दांत मिसमिसाते हुए, हाँ तुम्हारी बात कामिनी मानती है ना? उसे अच्छे से समझा देना, अगर दोबारा कहा ना तो उसका मुंह तोड़ दूंगी। ओके, तुम दांत मत भींचो। दोनों घर पहुंचे। शाम की पार्टी की तैयारी ऑलमोस्ट होने वाली थी। दोनों को देखकर नीता और खुशी खुश हो गए और उनके पास आए। बेमन से वरुण और शिवानी भी आए। नीता, आ गए दोनों, क्या कहा डॉक्टर ने? अवनी, अल्ट्रासाउंड हो गया है, ब्लड सैंपल भी ले लिया है, रिपोर्ट्स कल मिलेगी, तब पता चलेगा। वैसे सब ठीक है। नीता, अच्छा ठीक है, तुम रूम में जाओ, आराम करो, थोड़ी देर बाद तैयार हो जाना पार्टी के लिए। अवनी, जी माँ। शाम की सारी तैयारियां हो गई, मेहमान आना शुरू हो गए। अवनी की फैमिली भी आई तोहफे मिठाई लेकर। अवनी की फैमिली इधर उधर देखने लगी। नीता, आइए बैठिए, आप लोग इधर उधर मत देखिए। अवनी और अविनाश अभी रूम में है। खुशी जा भैया भाभी को बुला ला। खुशी, माँ मैं अभी गई थी, वो भाभी रेडी हो रही है, आती होंगी। नीता, आप लोग जब तक बैठिए। अविनाश ब्लू सूट पहनकर रेडी हो गया था। अवनी बाथरूम में कपड़े पहन रही थी। अविनाश, अवनी जल्दी बाहर आओ, सारे मेहमान आ चुके हैं। तुम जाओ ना, मैं आ जाऊंगी। माँ ने कहा हम दोनों को साथ सबके सामने आना है, जल्दी आओ। कितना टाइम लगाओगी? तुम लेडीज टाइम की बिल्कुल वैल्यू नहीं करती। अवनी, ओ हेलो, हम लेडीज को भगवान ने फुर्सत से बनाया है, तो तैयार होने में भी टाइम लगेगा। तुमसे बहस कौन करे? ओके बाहर आओ। अवनी खुले बालों को एक साइड में करती हुई ब्लू साड़ी पहनकर बाहर आई। उसके बाहर आते ही अविनाश उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखता रहा। अवनी, अविनाश, 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 हाँ चलो। दोनों बाहर आए। अवनी अपने परिवार से मिली, सबने बधाइयां दी। कामिनी पार्टी में नहीं आई थी, उसकी वजह से अवनी बड़ी खुश थी। तानिया, दी आई एम सो हैप्पी आपको खुश देखकर। विवेक, हाँ तानिया जी, वो इसलिए क्योंकि कामिनी यहाँ नहीं है। समझ नहीं आता आई क्यों नहीं तो अविनाश के घर में फंक्शन हो और वो ना आए। अवनी, विवेक भैया अच्छा है ना नहीं आई। विवेक, तानिया, खुशी अवनी के साथ हंस दिए। अवनी, अच्छा मैं तो डांस नहीं कर सकती, लेकिन तुम लोग तो कर सकते हो, जाओ डांस वगैरह करो। खुशी, नहीं भाभी मेरे पैर दुख गए। तानिया, तुम और विवेक ही डांस करो। तानिया, हाँ हाँ मैं तो खुलकर डांस करूंगी, मौसी जो बनने वाली हूँ। मैं भी करूंगा, पर ढोल पर। क्यों तानिया जी, आपको ढोल पर नाचना आता है? तानिया, ऑफ कोर्स, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बुलाओ ढोल बजाने वाले को। बुलाना क्या है, मैं खुद बजाऊंगा। विवेक जाकर ढोल ले आया। ढोल पर तानिया ही नहीं बल्कि सबने डांस किया। बाद में खुशी भी चली गई, साथ में अविनाश को भी ले गई। काफी देर तक डांस चलता रहा। डांस खत्म होते ही सबने खाना खाया। पार्टी खत्म होने के बाद सारे मेहमान विदा लेकर चले गए। घर के सभी लोग भी सोने चले गए। अगले दिन अविनाश ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था। अवनी अभी भी सो रही थी, रात में देर से सोई थी। ऊपर से प्रेगनेंसी में नींद ज्यादा आना स्वाभाविक है। नीता ने दरवाजे पर दस्तक दी। अविनाश ने दरवाजा खोला। गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग बेटा। अरे ये अवनी अभी तक सो रही है? हाँ वैसे भी जाने दे, थोड़ी देर सोने दे, थक गई होगी और प्रेगनेंसी में बहुत नींद आती है। अविनाश, कभी भी उसे देर से उठने पर डांटना मत। अविनाश, जी माँ, कोई काम था? अवनी को जगाना है? जगाने तो नहीं, बुलाने आई थी, लेकिन सो रही है तो रहने दो। तुम रेडी हो गए तो नीचे आ जाओ, नाश्ता रेडी है। अवनी के कानों में नीता की आवाज गई तो वो उठ गई। पास जाकर माँ के पैर छूने के लिए झुकती, उससे पहले ही नीता ने उसे रोक लिया। अवनी झुको मत बेटा, ऐसे में ज्यादा झुकने और भार उठाने वाला काम मत किया करो। जी माँ। अवनी तुम नहा लो, नीचे आ जाओ, नाश्ता रेडी है। इतने जल्दी? ओ मैडम 10 बज रहे हैं, अविनाश ने कहा। अवनी घड़ी की ओर देखकर, ओ माय गॉड, इतनी देर तक सोती रही और तुमने मुझे जगाया नहीं? मैं तुम्हारा सर्वेंट नहीं हूँ। इसमें सर्वेंट वाली बात कहाँ से आ गई? मैं भी तो जगा देती हूँ। खैर तुमसे कुछ कहना बेकार है। सॉरी माँ, कल से जल्दी उठ जाऊंगी। नीता, कोई बात नहीं अवनी, प्रेगनेंसी में ज्यादा नींद आती है, काम करने के लिए घर में बहुत लोग हैं। अच्छा नीचे आ जाओ। और अविनाश तुम ऑफिस देर से जाना, पहले अवनी के अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट्स ले आओ, वो जरूरी है।
जी माँ, नीता कहकर नीचे हॉल में चली गई। थोड़ी देर बाद अविनाश नाश्ता करके डॉक्टर के क्लिनिक गया। अल्ट्रासाउंड और बाकी सारी रिपोर्ट्स लेकर वो वापस घर आया, लेकिन अब वो उतना खुश नहीं था जितना जाते वक्त था। उदासी परेशानी चेहरे पर साफ दिख रही थी। अवनी अपने रूम से अविनाश का इंतजार कर रही थी। उसके रूम में आते ही अवनी ने उससे पूछा, पर वो चुपचाप खड़ा रहा। अवनी, अविनाश कैसी है रिपोर्ट्स, क्या बताया डॉक्टर ने? अवनी ने 2-3 बार पूछा। अविनाश बताओ ना, मेरी बेचैनी बढ़ रही है। अवनी, तुम अबॉर्शन करा लो। ये सुनकर अवनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या कहा, फिर से बोलो। अबॉर्शन करा लो। अवनी ने कॉलर पकड़कर कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे कहने की? समझ गई, तुम कामिनी के कहने पर कह रहे हो ना? जी तो करता है उसका मुंह और दिमाग सिलबट्टे से कूट डालूं। अवनी को दोपहर वाली बात याद आई कि उसने कामिनी को थप्पड़ मार दिया था। शायद इसीलिए उसने अविनाश को मजबूर किया होगा। आखिर आगे क्या होगा, जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 36। अवनी ने अविनाश को आंखें दिखाते हुए कहा, तुम्हें कामिनी से शादी करनी है तो करो जाकर, लेकिन मैं कामिनी की ये मर्जी पूरी नहीं होने दूंगी। पता नहीं उसको प्रॉब्लम क्या है मेरे बच्चे से और मुझसे। उससे अगर मुझसे कोई दुश्मनी निकालनी है तो निकाले, लेकिन मेरे बच्चे से दुश्मनी निकालेगी तो बहुत भारी पड़ेगा उसे। समझा देना। मुझे समझ में नहीं आता कामिनी जो कहती है वो बात तुम मान क्यों जाते हो? खिलौना हो क्या उसके हाथ का? अविनाश मन में, क्या करूं अवनी, कभी कभी इंसान इतना मजबूर हो जाता है कि खिलौना बनना ही पड़ता है। अविनाश तुम ऑफिस जाओ, अगर सामने रहे तो मैं कुछ कर बैठूंगी। दिमाग खराब हो गया है मेरा। अम्मी कहते हुए गुस्से को कम करने के लिए बुक रीडिंग करने लगी। सोफे पर बैठ गई, पर सदमे से ध्यान बुक में लगाए कैसे, फिर भी कोशिश किए जा रही थी। अविनाश गुस्से में उसके पास आया। अविनाश, बुक रखो साइड में और मेरे साथ चलो अबॉर्शन कराने। अवनी किताब साइड में रखती हुई उठी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? सच सच बताओ, कामिनी ने क्या कहा है? और जब तुम्हें ये बच्चा चाहिए नहीं था तो क्यों आए मेरे करीब? पति समझकर मैंने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन इतने जालिम निकलोगे ये नहीं सोचा था। तुमने जो मेरी बेबसी का फायदा उठाकर मेरे साथ जो किया वो बदले में किया, पर कम से कम इस अजन्मे बच्चे पर रहम खाओ। ये तुम्हारा खून है, मेरी आबरू लूट ली, कोई बात नहीं। अविनाश, अवनी हाथ उठाते हुए रुक गया। उसे घूर कर देखने लगा। अवनी उसके घूरने से अब डर नहीं रही थी। दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। हाथ क्यों रोक लिया? उठाओ ना हाथ। जब इज्जत लूट सकते हो तो कुछ भी कर सकते हो। अविनाश फिर से वही अश्लील बात सुनकर गुस्से में आ गया। उसने अवनी को सोफे पर धक्का दिया। गुस्से में खुद भी सोफे पर बैठकर उसके ऊपर झुका। क्या रेप रेप लगा रखा है? तुम्हारी इज्जत लूटनी होती ना तो सुहागरात वाले दिन ही कर लेता। मैं उस दिन बस तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हारे साथ सोया था। तुम्हारी तबीयत इतनी खराब थी, कुछ ज्यादा ही क्लोज जाना पड़ा, नहीं तो मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था। चुपचाप से ये बच्चे को गिराओ, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। अवनी, मर रही थी तो मरने देते, कम से कम ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। तुम कुछ भी करो पर मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। हटो। अवनी उठने को हुई। अविनाश ने फिर से धक्का दे दिया। अवनी लेटी रही। अविनाश की घूरती आंखों में वो घूर रही थी जैसे वो उसे खा जाएगी। अविनाश उठा। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, आज पूरा दिन खुद को मना लो, नहीं तो क्या करोगे? नहीं तो कल मैं खुद तुम्हें जबरदस्ती ले जाऊंगा अबॉर्शन कराने। कहकर गिलास भरा पानी उठाकर अवनी के मुंह पर फेंक दिया। अवनी मुंह पर अचानक फेंके पानी को साफ करती हुई, ये क्या बदतमीजी है? तुम ही बदतमीजी करना जानती हो, मुझे भी आती है। पानी इसलिए ताकि गुस्सा ठंडा हो जाएगा तुम्हारा। कहते हुए अविनाश ऑफिस चला गया। अवनी अपने मुंह पर हाथ रखकर रोने लगी। कुछ देर बाद आंसू पोंछकर खुद को संभाला। अवनी, मैं कामिनी को अपने परिवार, अपने बच्चे के साथ खिलवाड़ नहीं करने दूंगी। मेरा फैसला अटल है। मेरा बच्चा इस दुनिया में जरूर आएगा। पता नहीं क्या कहा अविनाश से उस कामिनी की बच्ची ने। मेरे रिपोर्ट्स का है, मैं खुद देख लूं। कहते हुए टेबल लाइट के पास रखी रिपोर्ट्स उठाकर पढ़ी। पढ़ते ही उदास हो गई। मेरी प्रेगनेंसी में दिक्कत है? ओह, इसलिए अविनाश कह रहे थे मुझे अबॉर्शन कराने को। लेकिन अगर मेरी प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत होती तो मुझे भी तो कोई प्रॉब्लम होती, पर अभी तो मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं एकदम ठीक हूँ, आम प्रेग्नेंट वुमेन की तरह। तभी अवनी को कल दोपहर वाली बात याद आई। अवनी ने क्लिनिक के पास से कामिनी की कार जाती देखी थी। अवनी, अब सारी बात समझ में आई। ये रिपोर्ट्स झूठी है। कामिनी कल डॉक्टर से मिली थी, उसे पैसे देकर रिपोर्ट्स चेंज कराई है अविनाश को डराने के लिए। ओके, अभी उस डॉक्टर की खबर लेती हूँ, पर उससे पहले मैं किसी और डॉक्टर से अपना पूरा चेकअप करवाती हूँ। अवनी ने कपड़े चेंज किए, अपना पर्स और मोबाइल उठाया, कपड़ से कुछ पैसे लेकर रूम से बाहर निकली। खुशी, भाभी आप कहीं जा रही हो? हाँ खुशी, कहाँ जा रही हो? अकेले मत जाओ, खुशी को लेकर जाओ। और अविनाश आया था अभी, रिपोर्ट्स देखे तुमने? जी माँ देखे, सब ठीक है। माँ मेरी एक फ्रेंड ने मुझे मिलने बुलाया है। जाओ? हाँ जाओ, पर खुशी को साथ ले जाओ। माँ मेरी दोस्त ने मुझे अकेले बुलाया है। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है बेटा, जब अकेले बुलाया है तो जाओ, पर संभल कर जाना। जी माँ। अवनी परमिशन लेकर दूसरे प्राइवेट डॉक्टर के पास गई। वहाँ अपने चेकअप टेस्ट करवाए। रिपोर्ट्स अगले दिन आने वाले थे। अवनी, बस ये रिपोर्ट्स आ जाए फिर इस डॉक्टर को बताती हूँ। और अब तुम्हारा भी बहुत हो गया कामिनी। अविनाश और मैं बस मजबूरी की वजह से ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब तुम्हारा खेल खत्म। जितना खेलना था खेल लिया। अविनाश को जब से डॉक्टर ने बताया है अवनी की प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम है, तब से वो परेशान था। अविनाश, अवनी मेरी बात मान जाओ, इस प्रेगनेंसी में तुम दोनों को खतरा है। मैं भी नहीं चाहता कि हमारा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मर जाए, लेकिन ये जरूरी है, बच्चे और तुम्हारे लिए। विवेक केबिन का दरवाजा खोलकर अंदर आया। अविनाश घर चल, ऑफिस बंद करने का टाइम हो गया। तू जा, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। विवेक चेहरे की परेशानी को पढ़ते हुए बोला। अविनाश, सब ठीक तो है? एनी प्रॉब्लम? एवरीथिंग इज फाइन, यू गो। ओके, पर जल्दी घर चले जाना, तुझे पता है ना भाभी को इस वक्त तेरी बहुत जरूरत है। कहते हुए वो चला गया। विवेक के जाने के बाद अविनाश अवनी की कही बात याद करने लगा। अवनी के कहे शब्द कान में गूंज रहे थे। अवनी, यकीन मानो, मैंने कभी तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हें छूना नहीं चाहा। उस दिन भी नहीं छूना चाहता था, तुम्हारी जान बचाने के लिए करना पड़ा। कुछ ज्यादा ही करीब आना पड़ा, उसके लिए मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूँ, जो तुम्हारी इज्जत बिना। कहते हुए वो रुक गया, अपना सिर कुर्सी से टेक लगाकर आंखें बंद कर दी। तभी सिक्योरिटी गार्ड आया। गार्ड केबिन के गेट को नॉक करने लगा। अविनाश ने अंदर आने को कहा।
सर रात के 10 बज गए हैं, घर जाइए। 10 बज गए? ओके, तुम कैबिन को लॉक कर दो, मैं जा रहा हूँ। अविनाश ऑफिस से निकल गया। रात 11 बजे वो घर पहुंचा। अवनी अकेले हॉल में सोफे पर बैठे अविनाश का इंतजार कर रही थी। अवनी ने दरवाजा खोला। अवनी, आ गए? कहाँ रह गए थे? चलो मुंह हाथ धो लो, मैं खाना गर्म करती हूँ। अविनाश इग्नोर करते हुए सीढ़ियों पर चढ़ गया। अवनी खाना गर्म करके डाइनिंग टेबल पर रखकर अविनाश के नीचे आने का इंतजार करने लगी, पर वो आया नहीं। लगता है अपनी जिद मनवाने के लिए खाना नहीं खा रहे हैं, लेकिन मैं भी उसकी ये जिद नहीं मानने वाली, कहते हुए प्लेट लेकर अपने रूम में चली गई। रूम में देखा तो अविनाश सोफे पर सो गया था। अपनी प्लेट टेबल पर रखकर मन में सो गए, बिना कुछ खाए पिए। मुझे मालूम है रिपोर्ट्स के बारे में पता चलने पर तुमने भी खाना नहीं खाया होगा, लेकिन जल्दी तुम टेंशन फ्री हो जाओगे मेरी तरफ से। अविनाश सो गए या नाटक कर रहे हो सोने का? अविनाश उठो, खाना खाओ। अवनी ने उसका हाथ पकड़कर उठाना चाहा। हाथ को छुआ तो उसे बहुत तेज बुखार था। वो बुखार की गोली निकाल कर ले आई। अविनाश को उठाया। अविनाश लेटा हुआ बोला, क्या है, सोने नहीं दे सकती? सो जाओ, पहले ये दवाई खा लो, तुम्हें तेज बुखार है। तुम्हें से क्या, मुझे नहीं खाना, तुम्हें खानी पड़ेगी, पर उससे पहले ये खाना खाओ, फिर तुम जो चाहते हो वो होगा। तुम जो कहोगे वो मैं करूंगी। अविनाश, पक्का? अवनी, पक्का। अविनाश ने प्लेट उठाई, खाना खाने लगा। अवनी मन में बोली, हे भगवान, टेंशन ने क्या हालत बना ली है। खाना खा लो, सुबह तुम्हारी टेंशन सारी दूर हो जाएगी। अविनाश अपना खाना खाकर बुखार की गोली खाकर सो गया। अवनी रिपोर्ट्स को लेकर थोड़ी परेशान थी। नई रिपोर्ट्स कैसी आएगी उस वजह से वो भी परेशान थी, कहीं पहली वाली रिपोर्ट्स की तरह ही ना आ जाए। उस वजह से उसका मन बेचैन था। सोचते सोचते धीरे धीरे उसकी भी आंखें भर आई। अगली सुबह अविनाश के जागने से पहले अवनी नहा धोकर बिना किसी को बताए घर से चली गई। उसे पता था अविनाश की आंख खुलेगी तो उसे अपने साथ चलने को कहेगा, पर उससे पहले अपने दूसरे रिपोर्ट्स आने का इंतजार था। अविनाश की आंख खुली, सीधे उसकी नजर बेड पर गई जहां अवनी नहीं थी। उसे कल की बात याद आई। उसने माँ से कहा था कि जल्दी उठेगी, इसलिए शायद जल्दी उठ गई होगी, किचन में हो। ये सोचते हुए वो बाथरूम में चला गया। नहा धोकर रेडी हो गई। उसे थोड़ी सी खुशी थी कि अवनी उसकी ये बात मानने के लिए रेडी हो गई। कल रात वादा जो किया था, मुस्कुराते हुए अपने रूम से निकल ही रहा था कि इतने में खुशी आई। खुशी, गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। खुशी, रेडी हो गए? भाभी अभी तक सो रही है। चलो कोई नहीं, माँ ने कहा था अगर भाभी सो रही हो तो उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। चलिए आप नाश्ता कर लीजिए, भाभी उठ जाएगी तो तब कर लेगी, कहते हुए वो आगे बढ़ी। खुशी की बात सुनकर अविनाश घबरा गया। अपनी हॉल में नहीं है तो कहाँ गई? उसे कल रात वाली बात याद आ गई। रात में उसने वादा तो कर लिया था, लेकिन उसका मन नहीं है अबॉर्शन कराने का, तो इसलिए वो घर छोड़कर चली तो नहीं गई, अपने मायके तो नहीं चली गई। अविनाश अपने रूम में वापस आया। अवनी को फोन लगाता है, पर मोबाइल की रिंगटोन घर में ही गूंजती है। अविनाश, अपना फोन यहाँ छोड़कर गई है, यानी मायके नहीं गई। अबॉर्शन न कराने की वजह से घर छोड़कर चली गई। ढूंढने के लिए निकलना पड़ेगा। पहले अवनी के मायके ही देखकर आता हूँ, क्या पता अवनी फोन ले जाना भूल गई हो। अविनाश घबराते हुए बिना नाश्ता किए अपनी कार लेकर सबसे पहले अवनी के घर पहुंचा। तानिया ने दरवाजा खोलते ही उसे पूछा, अविनाश जीजू आप सुबह सुबह, अवनी दीदी नहीं आई? ये सुनकर उसकी उम्मीद हट गई। फेस उतर गया, खुद को नॉर्मल कर लिया। तानिया उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले आई। अंदर जाकर सभी बड़ों के पैर छुए। सब अविनाश को अकेले देखकर थोड़ा परेशान हुए। यशराज, अविनाश इतनी सुबह सुबह और अवनी नहीं आई, कुछ बात तो नहीं होगी? हाँ अविनाश बेटा, कोई बात है क्या? नहीं माँ जी, आप लोग घबराइए मत, मैं जानकर अकेले आया हूँ। वो क्या है ना, मैं जानना चाहता था अवनी को क्या क्या करना पसंद है, क्या खाना पसंद है। वो मैं अवनी के बर्थडे की सरप्राइज पार्टी के बारे में सोच रहा हूँ, जिसमें सब कुछ अवनी के पसंद का होना चाहिए। तानिया, वाह जीजू, हम तो घबरा ही गए थे। नहीं नहीं, सब ठीक है। ओके, तो मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है। आप लोग अवनी की पसंद नापसंद की लिस्ट तैयार करके मेरे नंबर पर सेंड कर देना। ठीक है बेटा। अविनाश वहाँ से परेशान होकर चला गया। अब उसके चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई दे रही थी। अविनाश कार चलाते हुए, कहाँ चली गई अवनी? सब मेरी गलती है, ना मैं जिद करता ना अवनी घर छोड़कर जाती। बस एक बार अवनी वापस आ जाओ, फिर तुम जो चाहोगी वो होगा। हम दोनों कुछ सोचेंगे बच्चे के लिए। तुम अकेले ही सब कुछ क्यों संभालोगी? लौट आओ अवनी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। परेशान अविनाश ने जाने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा उसे। ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ अवनी के जाने की उम्मीद थी। मंदिर, मार्केट, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, बल्कि डॉक्टर के पास तक गया, पर अवनी नहीं मिली। थोड़ी देर में खुशी ने फोन किया। खुशी का नंबर देखकर खुद को नॉर्मल करके बोला, ये क्या भैया, आप नाश्ता किए बिना ही निकल गए और साथ में भाभी को भी ले गए? हाँ, वो अवनी को मंदिर जाना था, जिद कर रही थी तो मैं बाहर आया। पर जब मैं आपको बुलाना आई थी तब तो भाभी सो रही थी। कब तैयार होकर बाहर आई, हमने देखा ही नहीं। खुशी, तू पुलिस की तरह मुझसे पूछताछ क्यों कर रही है? मंदिर ले आया हूँ, कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया? वो पहले से तैयार होकर मेरा कार में वेट कर रही थी, वो सो नहीं रही थी। नीता खुशी से मोबाइल लेते हुए, कोई बात नहीं बेटा, तू खुशी की बात पर नाराज मत हो। मुझे बहुत खुशी है कि तुम दोनों साथ में हो, पर बेटा हमें बता देते तो अच्छा होता। वैसे कोई बात नहीं, अवनी का मन कर रहा होगा, मंदिर के बाद उसे कुछ खिला पिला देना। टाइम पर उसका खाना खाना बहुत जरूरी है। चल फोन रखती हूँ। अविनाश ने परेशान होकर फोन कट करके बगल की सीट पर पटक दिया। कार चलाता रहा। तभी उसे पुल पर भीड़ दिखाई दी। अविनाश ने पास में कार को रोकी, भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा। वहाँ कुछ पुलिस वाले खड़े थे। जमीन पर कपड़े से ढकी लाश पड़ी थी। कपड़े से बाहर पीले रंग की साड़ी का पल्लू निकला हुआ था। उसे याद आया अवनी ने भी कल रात को सोते वक्त पीली साड़ी पहनी हुई थी। उसे देखकर अविनाश के हाथ पैर सुन पड़ गए। कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस लाश देखते हुए वो धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ रहा था। पीछे से लोग बोल रहे थे, भाई आगे कहाँ जा रहे हो? पर उसके दिमाग और कानों ने काम करना बंद कर दिया था। बस सामने लाश दिखाई दे रही थी। इतने में एक पुलिस वाले ने पीछे से कंधे पर हाथ रखकर रोका और एक हवा के झोंके से लाश के चेहरे पर से थोड़ा कपड़ा हटा। अवनी को न देखकर वो खुश हो गया। पुलिस वाले का हाथ कंधे से हटाकर वापस वो पीछे गया। भीड़ से निकलकर कार में बैठा। अविनाश, ओह गॉड, मेरी तो जान ही निकल गई थी। ये मेरी अवनी नहीं है। अवनी ठीक है, मेरी अवनी नहीं है ये, कहते हुए उसने वहाँ से कार ले ली। एक तो अवनी के न मिलने से वो परेशान था और अब लाश देखकर उसके मन में भी बुरे बुरे ख्याल आने लगे। अविनाश, कहीं अवनी के साथ ही कोई दुर्घटना न हो गई हो। वो भी बहुत परेशान थी, कहीं खुद को नुकसान तो नहीं पहुंचा लिया मेरी जिद से तंग आकर। सोचते हुए वो कार चला ही रहा था कि तभी उसकी नजर दूर से एक क्लिनिक पर गई। वहाँ से अवनी बाहर निकल रही थी। उसके चेहरे पर एकदम खुशी छलक पड़ी, पर गुस्सा भी आया। अवनी के सामने उसने कार रोकी, कार का कांच नीचे किया।
अविनाश तुम यहाँ, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इस क्लिनिक में आई हूँ? अविनाश उसे गुस्से से घूरते हुए, कार में बैठो। अवनी को कार में बैठकर दूर सुनसान गली में ले जाकर कार रोकता है और सुनाना शुरू करता है। क्या समझती हो तुम अपने आप को? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, तुम घर से बाहर कदम निकालोगे तो मुझसे पूछकर। भूल गई शर्त को? किसी को बताया तक नहीं? अवनी चुपचाप उसकी बातें सुनती रही, मन ही मन मुस्कुरा रही थी। खुशी के आंसू उसकी आंखों से छलक रहे थे। अविनाश के चेहरे पर खुद के लिए चिंता और घबराहट देख रही थी। अवनी, सॉरी अविनाश, आई एम रियली सॉरी। अविनाश चिल्लाते हुए, व्हाट सॉरी? तुम जानते भी हो मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। क्लिनिक गया, मंदिर गया, मार्केट, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, जानते भी हो मैं कितना घबरा गया था, मेरी जान निकल गई थी, कितना परेशान था। लेकिन नहीं, तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, घर में बताकर नहीं जा सकती थी। अविनाश एक सांस में बोला। गुस्से में तनमनाया हुआ होकर वो बाहर निकला, दरवाजा बंद करके खड़ा हो गया, सीने में हाथ बांधकर खुद के आंसुओं को कंट्रोल करने लगा। अवनी कार से निकलकर अविनाश के हाथ को खोलकर सीने से लग गई। अवनी के सीने से लगते ही अविनाश का गुस्सा शांत हो गया। आंसू टपक कर अवनी के कंधे पर गिरे, फूट फूट कर वो रोने लगा। अवनी पैरों के टोस पर उचक कर माथे पर किस करती है और वापस सीने से लग जाती है। अवनी, आई एम सॉरी अविनाश, आगे से बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगी। ये बोलकर वो कान पकड़कर खड़ी हो गई। अविनाश उसका हाथ नीचे करते हुए, अब रहने दो, मैं बहुत घबरा गया था, ऊपर से फोन भी नहीं ले गई थी और रास्ते में एक औरत का एक्सीडेंट हो गया, मुझे लगा कहीं तुम तो नहीं हो। इसके बाद तो घबरा ही गया। प्लीज अवनी, आगे से ऐसा कभी मत करना। कहते हुए आंसू पूछे, नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा, तुम किसी दूसरे क्लिनिक क्यों गई थी? मैंने अपने रिपोर्ट्स पढ़े थे, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने दूसरे डॉक्टर से दोबारा टेस्ट और चेकअप कराया और तुम्हें पता है रिपोर्ट्स नॉर्मल है। क्या सच? तो फिर हमारी डॉक्टर ने हमसे झूठ क्यों बोला? अवनी, कामिनी के कहने पर। मैंने परसों कामिनी की कार को क्लिनिक के सामने से जाते देखा था। उस वक्त मैं कुछ नहीं समझ पाई, पर कल सब समझ गई। उसने डॉक्टर से कहकर तुम्हें और मुझे डराने के लिए पैसे देकर झूठी रिपोर्ट्स बनाने के लिए कहा, ताकि हम अपने बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही मार दे। पर मैं अपना बच्चा नहीं मारना चाहती थी, इसलिए मैंने दोबारा दूसरे डॉक्टर से टेस्ट कराए। अविनाश, बहुत हो गया, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो, बस कामिनी की धमकी की वजह से मुझे डाइवोर्स देना चाहते हो, पर अब उससे डरो मत, उससे लड़ो। तुम्हें कैसे पता चला कामिनी की धमकी की वजह से मैं तुम्हें डाइवोर्स दे रहा हूँ? मुझे सब पता है, तुम्हारी बहन निशा जिंदा है। अविनाश हैरान था। अवनी ने शुरू से आखिर तक की सारी बात बताई, खुद का मन हल्का करा। अविनाश हैरान होकर उसे घूर रहा था। अवनी ने आंखें नीचे कर ली। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 38। अविनाश अवनी को घूर रहा था। अवनी उसके घूरने से थोड़ा डर गई। अब क्या होगा? अविनाश के कुछ न बोलने से अवनी नजर ऊपर करती है। अविनाश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसे देखकर अवनी को राहत मिली, होठों पर मुस्कुराहट आ गई। अवनी, अविनाश तुम स्माइल कर रहे हो, यानी मुझसे नाराज नहीं हो? नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, पर तुम्हारे भाई से हूँ। उसने ये अच्छा नहीं किया। मुझे पता था मेरी बहन सुसाइड नहीं कर सकती, और अगर उसका कोई अफेयर होता तो वो मुझे जरूर बताती। अनिरुद्ध को अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं था। अनिरुद्ध ने उस आदमी को भगा दिया, उसे वही पकड़कर मार पीट कर पूछ रहा था, पर उसने गुस्से में उसे जाने दिया, क्योंकि उसने जो देखा उसे वही सच लगा। अपनी पत्नी से ज्यादा उस आदमी पर विश्वास किया। और निशा ऐसे इंसान के लिए अपनी जान देने जा रही थी। उसकी गलती का एहसास कराने के लिए तुमने ये प्लान बनाया। कम से कम अनिरुद्ध को छोड़कर हम सबको तो बता दिया होता। बदला लेने के चक्कर में मैंने तुम्हें कितनी तकलीफ दी और तुम चुपचाप सहती रही। आई एम सॉरी अवनी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अवनी, अविनाश तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है तुम दिल के बुरे नहीं हो। मैंने तुमसे शादी के लिए इसीलिए ही हाँ किया था, ताकि मैं तुम्हारी गलतफहमी को दूर कर सकूं और निशा भाभी की जिंदगी में जैसे जहर घोला है उसका पता लगा सकूं। और अब मैं जान गई हूँ ये सब किसने किया। पक्का तो नहीं कह सकती, पर शक है। किस पर शक है? कामिनी पर। तुम्हारी माँ ने मुझे बताया था कि मैं भाई की शादी में उन्हें बहुत पसंद आई थी। वो निशा भाभी की शादी के बाद मेरा हाथ तुम्हारे लिए मांगना चाहती थी। उन्हें इस बारे में बात करते शायद तभी कामिनी ने सुना होगा और उसे बर्दाश्त नहीं हुई होगी। तभी उसने सोचा होगा कि ये गंदा खेल खेले ताकि तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली से नफरत करे। मैं उस कामिनी को छोड़ूंगा नहीं। इतना कैसे गिर सकती है वो? अपनी बहन तक को नहीं छोड़ा। बस बहुत हो गया, अब मेरा आपा खो रहा है। अभी उसको मार मार कर पूछूंगा अपनी बहन के बारे में। नहीं अविनाश, तुम पागल हो गए हो, ऐसा सोचना भी मत। निशा भाभी उसके पास है, वो कुछ भी कर सकती है। हमें कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा उन्हें बचाने के लिए। तुम ही सोचो, तुम्हारा दिमाग ज्यादा तेज दौड़ता है, मेरा तो काम ही नहीं कर रहा। कैसे काम करेगा? सुबह से कुछ खाया पिया तो होगा नहीं मेरी फिक्र में। चलो कुछ खा लो, मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है। खाना खाने के बाद सोचेंगे, कहते हुए कार में बैठी। अविनाश भी कार में बैठते हुए, अम्मी तुम खुद तो भूखी हो, साथ में मेरे बच्चे को भी भूखा मार रही हो। ओहो, अब आपका बच्चा, अब चिंता हो रही है बच्चे की। कल तक तो इस बच्चे को मिटा देना चाहते थे। अम्मी प्लीज वो बातें बार बार मत दोहराओ। बस बस सफाई मत दो, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, सब तुमने मेरे लिए किया। ओके, मैं तो इस बच्चे को चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच मुझे ये खुशी देने के लिए। ओके, तो अब सीट बेल्ट पहन लो। अम्मी सीट बेल्ट पहनने को हुई तभी उसके पेट के जख्म दुखे। क्या हुआ अम्मी? अविनाश मेरे जख्म पर पेन हो रहा है, जरा तुम सीट बेल्ट लगा दो। अविनाश ने अम्मी की सीट बेल्ट लगाई, तभी अम्मी ने गाल पर किस कर दिया। मुस्कुराकर आंखें नीचे कर ली। अविनाश मस्करी कर रही हो? अब बंद हो गया दर्द? थोड़ा कम हो गया। अविनाश ने गाल पर किस किया। और अब ठीक है, जल्दी चलो, तुम्हारे कलुआ को भूख लगी है। अविनाश की एकदम से हंसी छूट गई। हंसते हुए कार स्टार्ट की। थोड़ी देर में दोनों रेस्टोरेंट पहुंचे, खाना ऑर्डर किया। खाना खाकर घर के लिए निकल गए। अवनी, मजा आ गया। खाने में सांबर और इडली को जितना मर्जी खिला दो, मैं कभी बोर नहीं होंगी, ना जी भरेगा। खाना खाने के बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्या अवनी? जल्दी बताओ। बताती हूँ, पहले मुझे चॉकलेट दिलाओ। हमारा कलुआ चॉकलेट मांग रहा है। नहीं, दांत खराब हो जाएंगे। कैसे खराब हो जाएंगे? खाऊंगी तो मैं। खानी तुम्हें है, मेरे बच्चे को बदनाम कर रही हो। हाँ मुझे खानी है, पर प्रेगनेंसी में मन करता है तरह तरह की चीजें खाने का।
ठीक है मत दिलाओ। अरे बाबा मैं तो मजाक कर रहा था, चलो अभी दिलाता हूँ, कहते हुए कार साइड में रोक देता है। अवनी, अविनाश बड़ी वाली लाना। बड़ी वाली, ओके, कहते हुए आगे बढ़ा। अवनी रोकते हुए, अविनाश 2 लेकर आना। नहीं नहीं 3 नहीं 4। मैं 15-20 ले आऊं या वो भी कम पड़ेगी? वो भी कम है पर इतने से काम चला लूंगी। अविनाश मुस्कुराते हुए दुकान की ओर बढ़ गया। चॉकलेट लेकर वापस आया। अवनी ने तुरंत चॉकलेट अविनाश के हाथ से लेकर अपने पर्स में रखती हुई एक चॉकलेट निकालकर खाने लगी। अविनाश कार स्टार्ट कर देता है। अविनाश, अब चॉकलेट खाती रहोगी या बताओगी भी कि आइडिया क्या है? अरे हाँ, चॉकलेट खाने के चक्कर में भूल ही गई। अविनाश तुम कामिनी से शादी कर लो। क्या? नहीं, मुझे नहीं करनी उस कमीनी से शादी। कामिनी? हाँ वही, ये घटिया प्लान है तुम्हारा। ये कोई प्लान नहीं है, ये मेरी राय थी। तुम्हें मनाने के लिए नहीं कहा, बस तुम्हारा रिएक्शन देखना था। प्लान कुछ और है, पता नहीं काम करेगा या नहीं, पर 50% कामयाबी मिलने के चांस है। अवनी ने सारा प्लान अविनाश को समझाया। उसके आइडिया से सहमत हो गया। दोनों घर गए। अविनाश ने अवनी को छोड़ा, फिर अपने ऑफिस के लिए निकल गया। अविनाश के मोबाइल पर कामिनी का फोन आया। उसने फोन रिसीव किया। हेलो अविनाश, कहाँ हो इस वक्त? रास्ते में हूँ, बोलो क्या करना है? तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? और क्या बोलूं, तुम्हारे हाथ का खिलौना जो हूँ। नहीं अविनाश, तुम खिलौना नहीं, मेरी जान हो, प्यार हो। शट अप, प्यार को बदनाम मत करो, तुम्हारी जैसी घटिया लड़की कभी नहीं देखी। अविनाश तुम ज्यादा बोल रहे हो। बस यही है तुम्हारा प्यार? और तुम इतनी गिर जाओगी ये नहीं सोचा था। तुमने डॉक्टर को पैसे दिए झूठी रिपोर्ट्स बनाने के लिए। मैं चाहूँ ना तो तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट कर सकता हूँ, पर तुम नहीं करोगे। अब जो भी हो, तुम्हें पाने का यही तरीका मुझे समझ आया। अच्छा तुम शॉपिंग मॉल में आ जाओ। ओके, मैं तुम्हारा वहाँ वेट कर रही हूँ। मैं एड्रेस सेंड कर रही हूँ। ओके सेंड करो, मैं आ रहा हूँ, कहते हुए फोन कट कर देता है और मोबाइल बगल की सीट पर पटक देता है। अच्छा हुआ कामिनी ने मुझे खुद ही बुला लिया, इसने तो मेरा काम और आसान कर दिया। अविनाश ने मोबाइल में एड्रेस देखा और फिर वो निकल पड़ा कामिनी को मिलने के लिए। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 39। कामिनी के फोन के बाद अविनाश ने अवनी को फोन लगाया। दूसरी तरफ अवनी ने फोन रिसीव किया। अवनी, क्या अविनाश अब इतना प्यार आ रहा है जो मुझे घर से बाहर निकलते ही फोन कर दिया? मैंने कहा है ना ड्राइविंग करते वक्त बात मत किया करो। प्यार तो तुम पर हमेशा आता है, पर क्या करें, तुम्हें छोड़कर जाना ही पड़ता है। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैंने कार साइड में रोक रखी है। अच्छा सुनो अवनी, हम लोग जैसा चाहते हैं वैसा ही हो रहा है। मैं कामिनी से मिलने शॉपिंग मॉल जा रहा हूँ। अवनी मुझे डर लग रहा है, कहीं इसका उल्टा ना हो जाए। कुछ उल्टा नहीं होगा, ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही पेश आना चाहिए। क्या समझती है कामिनी खुद को? तुम जाओ। ओके, आई लव यू। अवनी, मी टू। अविनाश थोड़ी देर बाद कामिनी के पास पहुंचा। शॉपिंग मॉल, वहाँ पहुंचकर कामिनी उसके साथ शॉपिंग करती है। अविनाश, कामिनी देखो तुम जो चाहती हो मैं कर रहा हूँ, उसके लिए तुम्हें मेरा फालतू टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कितना नुकसान हो रहा है मेरा। कामिनी, एक बाल्टी पानी निकालने से समंदर को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन ऑफिस न जाने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अविनाश तुम समझते क्यों नहीं, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुम्हारा साथ मुझे अच्छा लगता है। ओके ठीक है अविनाश, तुम्हें कल से मैं बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी, बस तुम्हें वादा करना होगा तुम ऑफिस से जल्दी आकर मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगे। अविनाश मन में, अपने बीवी को छोड़कर तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूं? कामिनी, अविनाश तुम ही सूट ट्राई करके आओ ना, तुम पर ये बहुत सूट करेगा। अविनाश ने बेमन से लिया और ट्रायल रूम में ट्राई करने के लिए चला गया। कामिनी, वाह बहुत हैंडसम लग रहे हो, बस प्यारी सी स्माइल कर दो, चलो साथ में एक सेल्फी लेते हैं, कहते हुए वो पास आई। अविनाश ने उसे खुद से दूर किया। देखो कामिनी, तुम्हें पता है मुझे सेल्फी जैसी फालतू का काम बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं आया, मैं चेंज करके आता हूँ, कहते हुए वो वापस ट्रायल रूम में गया और उसने अवनी को वीडियो कॉल किया। अवनी, अविनाश तुम अभी तक निकले नहीं मॉल से, और ये क्या, तुमने तो कुछ और पहना था और अब कुछ और। हाँ कामिनी ने मुझे ये सूट ट्राई करने के लिए कहा था। तो ऐसे मुंह लटकाए क्यों बोल रहे हो? वैसे इस सूट में तुम बहुत ही हैंडसम लग रहे हो, ले लो। अविनाश खुश होते हुए, ओके वैसे तुम्हारे लिए कुछ लेना है? अवनी, कामिनी के सामने लोगे? एक बार सब ठीक हो जाए फिर जी भर कर शॉपिंग करेंगे, अभी तुम सिर्फ प्लान पर फोकस करो। ओके, हमें भी कामिनी को किडनैप करना है। अविनाश चेंज करके वापस कामिनी के पास आया। अविनाश, आप ये सूट पैक करवा दीजिए, मुझे पसंद आया, मैं रियल में बड़ा ही हैंडसम लग रहा था। कामिनी, मेरी चॉइस है। दोनों शॉपिंग करके बाहर आए। उसके बाद दोनों लोग ड्राइव पर चले गए। घूमते घूमते अंधेरा हो गया। इधर कामिनी ने निशा को फार्म हाउस में छिपा कर रखा था। मुकेश और दिनेश दोनों उस पर नजर रखे हुए थे। शाम का खाना उसके सामने पेश किया गया। दिनेश प्लेट उसके आगे रखते हुए, ये ले खा ले। मेरे हाथ तो खोलो, निशा ने कहा। मुकेश, दिनेश इसके हाथ खोल दे, पास ही बैठे रहना, खाना खा ले तो वापस हाथ बांध देना, मैं जरा बाहर की हवा खाने जा रहा हूँ। ठीक है जल्दी आना, और अपनी दवाई भी ले आना, मुकेश ने कहा। हाँ हाँ ले आऊंगा, कितनी बोतल ले आऊं? दिनेश, पूरी पेटी, पैसे की कमी नहीं है। मुकेश फार्म हाउस से निकल गया। दिनेश ने निशा के हाथ खोले। निशा ने अपने खुले हाथ को आराम दिए, प्लेट पकड़कर खाना शुरू किया। दिनेश उसे घूरे जा रहा था। दिनेश, जल्दी खा, अब खाना तो आराम से खाने दो, गरम गरम ठूस लूं। ठीक है जल्दी खा। निशा मन में, हे भगवान कैसे यहाँ से निकलूं, मेरे बारे में भैया को पता लग गया है, मुझे बचाने के लिए कामिनी से शादी करने के लिए तैयार हो गए। अवनी का क्या होगा, मुझे यहाँ से बचकर भागना ही होगा, आज अच्छा मौका भी है, एक ही है यहाँ। सुनो मुझे पानी चाहिए। पहले खाना खा ले फिर पानी मिलेगा। अरे मुझे मिर्ची लग रही है। ठीक है ले आ रहा हूँ, कहते हुए वो रूम से बाहर निकला। बाहर से दरवाजा लगा दिया। निशा प्लेट से तरीदार सब्जी की कटोरी लेकर दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। जैसे ही दिनेश पानी लेकर आया, निशा ने सब्जी की कटोरी उसके मुंह पर फेंक दी। वो चीखा। निशा ने उसे धक्का दिया। वो वहाँ से निकलने में कामयाब हो गई। फार्म हाउस से बाहर आई। दिनेश भी अपनी आंखें मलते हुए उसके पीछे पीछे दौड़ा। दूसरी ओर मुकेश भी आ गया था। दिनेश, मुकेश पकड़ लड़की को, भाग रही है।
मुकेश पेटी वहीं जमीन पर रखकर निशा के पीछे दौड़ा। उसके पीछे दिनेश ने भी अपनी आंखें पानी से साफ करके बाहर खड़ी वैन स्टार्ट की। मुकेश, रुक जा नहीं तो गोली मार दूंगा। निशा भागती रही। सुनसान सड़क पर जब वो रुकी नहीं तो मुकेश ने जमीन पर गिरी लकड़ी उठाकर पैर पर निशाना देकर मारा। निशा गिरते हुए चीखी, संभलते हुए दोबारा उठी। तब तक मुकेश पास आ गया। उसने कोनी पकड़कर उठाया, गाल पर थप्पड़ मारकर फिर जमीन पर गिरा दिया, फिर वापस उठाया। निशा रोते हुए, देखो मुझे जाने दो, तुम ये सब सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हो ना? मैं तुम्हें कामिनी से ज्यादा पैसे दूंगी, बस मुझे यहाँ से जाने दो। दिनेश भी अब मुकेश के पास आ चुका था वैन लेकर। मुकेश, दिनेश तुझसे एक लड़की नहीं संभाली जाती? अरे पानी मांग रही थी इसलिए किचन से पानी लेने चला गया। खाने के साथ पानी नहीं ला सकता था, तुझे पता भी है। अगर ये लड़की हाथ से निकल गई होती तो हम दोनों को जेल की चक्की पिसनी पड़ती। मुकेश, फिर तो हमें इस लड़की को मार ही देना चाहिए, क्योंकि कामिनी मैडम जी का एक बार काम निकल गया तो वो इसे खुद छोड़ देगी। मुकेश, मालूम है मुझे, एक बार मैडम का काम होने दे, हमारे हाथ में पैसे आने तो दो, फिर इसे ऊपर भेज देंगे। निशा घबराते हुए, नहीं जाने दो प्लीज, मैं आप दोनों के बारे में पुलिस को कुछ नहीं बताऊंगी। निशा गिड़गिड़ाते हुए बोली, हम क्या तुझे बेवकूफ दिखते हैं? कहते हुए निशा को वैन में धक्का दिया, वैन का दरवाजा लगा दिया। दोनों जाकर आगे सीट पर बैठ गए। दिनेश ने वैन स्टार्ट करी पर स्टार्ट नहीं हुई। मुकेश, अब इस गाड़ी में क्या हो गया? अभी तो ठीक थी, उतर कर देख। दिनेश उतर कर पीछे चेक करने आया तो जहाँ से धुआं निकलता है वहाँ पानी की बोतल फंसी हुई थी। बोतल देखकर वो घबरा गया। वो समझ गया उन तीनों के अलावा कोई चौथा भी है। उसने तुरंत बोतल निकाली, आगे की तरफ भागा और दरवाजा खोला ही था कि तभी पीछे से लात लगी। उछलकर वो आगे गिरा। उसे गिरता देख मुकेश भी बाहर आया। निशा ने कार के अंदर से देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वहाँ कोई और नहीं, अनिरुद्ध था। मुकेश को देखकर अनिरुद्ध का गुस्सा बढ़ गया। ये वही था जिसने उसकी सुहागरात वाले दिन उसकी और निशा की दुनिया पलट दी थी। मुकेश के पास आते ही अनिरुद्ध ने उसका सीधा गला पकड़ा। अनिरुद्ध, पिछली बार तुझे छोड़ दिया पर अब तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। तुम दोनों की हिम्मत कैसी हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? इतने दिनों से मेरी बीवी को अगवा करके रखा था। कहते हुए उनका गला छोड़कर उसे मारना शुरू करता है। अनिरुद्ध अकेला दोनों पर भारी पड़ रहा था। अनिरुद्ध को वहाँ देख निशा हैरान थी पर खुश भी बहुत थी। वो कार से बाहर निकली। अनिरुद्ध मुकेश को मारने में बिजी था। तभी दिनेश ने लोहे की रॉड वैन से निकालकर अनिरुद्ध के सिर पर मारने के लिए उठाई। निशा, अनिरुद्ध हटो! रॉड लगने से पहले वो हट गया। अनिरुद्ध ने दूसरे हाथ से रॉड पकड़कर खींचकर उसे मारना शुरू किया। अनिरुद्ध ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, वो भी आ गई। मुकेश और दिनेश को पुलिस ने पकड़ लिया। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 40। पुलिस ने दिनेश और मुकेश को जीप में बिठाया। अनिरुद्ध, थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर, आपने मेरी बीवी को ढूंढने में मेरी बहुत मदद की। इंस्पेक्टर, इसमें थैंक यू की क्या जरूरत है, ये तो हमारा फर्ज है। निशा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि इन सबके पीछे मेरी खुद की बहन है। अविनाश भैया की चाह में उसने मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। इंस्पेक्टर, ये दोनों हाथ लग चुके हैं, कामिनी को अब कोई नहीं बचा सकता, आप दोनों घर जाइए। कहकर पुलिस वहाँ से चली गई। पुलिस के जाने के बाद दोनों एक दूसरे को बिना बोले देखे जा रहे थे। अनिरुद्ध मन में, पता नहीं निशा मुझे माफ करेगी भी या नहीं, मैंने उसके साथ जो किया था पहले ही दिन माफी के काबिल नहीं है। निशा मन में, ओ गॉड, अनिरुद्ध मुझे और अवनी को माफ करेंगे? इतने दिन उनसे छिपकर रही। सॉरी, दोनों एक साथ बोले, फिर चुप हो गए। अनिरुद्ध, मैंने सॉरी बोला वो समझ में आया, पर तुमने सॉरी क्यों बोला? तुम्हारे साथ तो इतना बुरा हुआ, इतने दिन किडनैप रही। निशा, नहीं अनिरुद्ध, किडनैप तुम्हें कुछ दिन पहले ही हुई थी जब अवनी को गोली लगी थी। उसके अगले दिन पता नहीं कामिनी को मेरे जिंदा होने की खबर कैसे हो गई। उसने मुझे किडनैप करा लिया भैया को मजबूर करने के लिए। इससे पहले तो मैं अवनी की एक फ्रेंड के घर रह रही थी। फर्स्ट नाइट वाले दिन जब तुमने मेरे चरित्र पर उंगली उठाई तब मैंने सुसाइड करना चाहा, छत पर चली गई। छत से कूदने ही वाली थी कि अवनी ने मुझे बचा लिया। तब उसने आपको अपनी गलती का एहसास कराने के लिए और उस मुकेश के बारे में पता लगाने के लिए छोटा सा नाटक रचा। पर आप यहाँ कैसे? अनिरुद्ध, तुम्हें क्या लगा मुझे तुम पर भरोसा नहीं था? मुझे तुम पर पूरा विश्वास था, पर उस वक्त मैं मजबूर था। तुम्हें याद है जब हम दोनों कमरे में थे मेरे मोबाइल पर फोन आया था? निशा, हाँ याद है, 2 बार आया था। एक बार तो कुछ बोला नहीं, पर दूसरी बार तुमने कहा मैं बाहर बात करके आता हूँ। हाँ, ये फोन मुझे दिनेश नाम के आदमी ने किया था, एसटीडी से। उसने मुझे फोन पर बताया वो मुकेश तुम्हारे साथ कमरे में है। उसने मुझे धमकी दी अगर मैंने मुकेश को कुछ भी किया तो वो तुम्हें मार देगा। मुझे तुम्हें छोड़ने के लिए कह रहा था, इसलिए मुझे उस दिन बिना कुछ बोले तुम्हें जाने देना पड़ा। निशा, हे भगवान, मैं कितनी मूर्ख थी। एक बार भी आपके ऐसे बर्ताव की सच्चाई भी जानना जरूरी नहीं समझा और चल पड़ी सुसाइड करने। वो तो शुक्र है अवनी का जिसने मुझे रोक लिया। पर अनिरुद्ध, आप मुझ तक कैसे पहुंचे? अनिरुद्ध बोला, तुम्हारे नकली सुसाइड नोट मिलने के बाद और तुम्हारी लाश न मिलने पर मैंने पुलिस की मदद ली। एसटीडी बूथ में लगे कैमरे से दिनेश की फोटो मिल गई थी। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने ढाबे से निकलते देखा उसे। उसका पीछा करते हुए कामिनी के इस फार्म हाउस पहुंचा। दिनेश अंदर गया, उसके 5 मिनट बाद दूसरा वाला बाहर आया। मैंने पुलिस को फोन किया, मैं तो अंदर आना चाहता था पर पुलिस ने मुझे अंदर जाने से रोक लिया। उन्हें डर था कहीं अंदर 2 लोग से ज्यादा लोग तो नहीं। मैं वहीं छिपा रहा, पुलिस के आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद भागती हुई तुम बाहर आई और बाकी सब तो तुमने देख ही लिया। निशा रोते हुए उसके गले लग गई। सॉरी अनिरुद्ध, मुझे आपसे दूर नहीं जाना चाहिए था, मेरी वजह से कितनी गलतफहमी हो गई। अनिरुद्ध, कोई बात नहीं निशा, जो हुआ उसे भूल जाओ, अब सब ठीक है। हम दोबारा से नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। कामिनी को भी पुलिस अब पकड़ ही लेगी। चलो हम लोग घर चलें, अपने घर। बस एक सवाल है। क्या अनिरुद्ध? अनिरुद्ध हिचकिचाहट के साथ बोला, तुम किराए के घर में खुद को एडजस्ट कर पाओगी? पहले जैसी शान शौकत नहीं है हमारे पास। निशा उसका हाथ थामते हुए बोली, मेरा घर तो आपका दिल है, आप जिस हाल में रखोगे मैं उसी हाल में रह लूंगी। चले घर में सबको बताना भी तो है, पर सबसे पहले मेरे मायके चले। दोनों पैदल चलते हुए मेन रोड पर आकर ऑटो में बैठते हैं। निशा और अनिरुद्ध बड़े ही खुश थे, फाइनली सब ठीक हो गया। निशा लंबी सी सांस लेकर आंखें बंद करके अनिरुद्ध के कंधे पर सिर रखकर मुस्कुरा रही थी। अनिरुद्ध, निशा,
निशा आंखें बंद किए हुए। तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। निशा, गुड न्यूज सुनाओ, बहुत दिन हो गए गुड न्यूज सुनने ही नहीं मिली। तुम मामी बनने वाली हो। निशा कंधे से हटती हुई खुशी से, क्या अवनी माँ बनने वाली है? अनिरुद्ध मुझे अपना फोन दो, अभी अवनी से बात करनी है। अनिरुद्ध मोबाइल जेब से निकाल कर देता है। निशा अवनी को फोन लगाती है। अवनी भैया का फोन देखकर वो रिसीव करती है। हेलो भैया। भैया नहीं, तुम्हारी भाभी बोल रही हूँ। निशा की आवाज सुनकर अवनी के चेहरे पर स्माइल आ गई। निशा भाभी, आप भैया के साथ? हाँ। निशा खुश होते हुए, मैं घर आ रही हूँ, सबको इकट्ठा करो, वहाँ आकर सब बताती हूँ। अवनी, आज कितनी खुशी का दिन है, एक तरफ आप मिल गई, दूसरी तरफ अविनाश ने अपने प्यार का इकरार किया है। आई एम सो हैप्पी, जल्दी घर आओ, मैं सबको इकट्ठा कर रही हूँ, अविनाश को भी रोकती हूँ। निशा, रोकती हूँ मतलब क्या करने जा रहा भैया? हमने आपको बचाने के लिए प्लान बनाया था कि कामिनी को किडनैप करेंगे, पर अब उसकी जरूरत नहीं है, आप जल्दी घर आ जाओ। निशा, ओके बाय। अवनी ने फोन काट कर अविनाश को फोन किया। अविनाश, हाँ बोलो। अविनाश अविनाश अविनाश, तुम घर लौट आओ, अब तुम्हें उसे किडनैप करने की जरूरत नहीं है। निशा भाभी घर वापस आ रही है, उन्हें अनिरुद्ध भैया ने बचा लिया। अवनी की ये बात कामिनी ने भी सुनी। उसने एकदम से साइड में कार रोकी, अविनाश को अपनी हारी हुई आंखों से देखा। अविनाश ने कॉलिंग चलते हुए फोन को कान से हटाया, कामिनी की ओर मुस्कुराते हुए देखकर कहा, कामिनी ऐसे क्या देख रही हो? अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही? पर कामिनी, सच तो ये है कि प्यार में कभी हार जीत नहीं होती, और ना किसी का प्यार जबरदस्ती हासिल किया जाता है। तुमने अपने एक तरफा प्यार के चलते अपनी ही कजिन की जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझसे प्यार करती हो ना, तो कैसा प्यार है तुम्हारा? अरे तुम मुझसे प्यार करती होती ना तो मुझे यूं मजबूर नहीं करती। प्यार करने वाले अपने साथी की आंखों में एक आंसू तक नहीं देख सकते, और तुमने तो मुझे आंसुओं के समंदर में डुबा दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आई हेट यू, आई हेट यू। तुमने जो किया उसके लिए जेल में जाने के लिए तैयार हो जा। कहते हुए अविनाश निकलने का हुआ तो कामिनी ने रोका। रुको अविनाश। अविनाश वापस बैठते हुए, अब कुछ बाकी रह गया है? तुमने मुझे कभी प्यार नहीं किया, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें प्यार किया और हमेशा करती रहूंगी। सुनो, तुम मेरे नहीं हुए ना, तो मैं किसी और को भी तुम्हारा नहीं होने दूंगी। अविनाश, तुम पागल हो गई हो कामिनी, तुम क्या कहना चाहती हो? बताऊंगी नहीं, करके दिखाऊंगी। कामिनी ने गुस्से में वापस कार ऑन कर दी, फुल स्पीड में कार दौड़ा रही थी। अविनाश, कामिनी क्या कर रही हो? प्लीज स्टॉप इट। अवनी घबराते हुए फोन पर, क्या हुआ अविनाश, क्या हो रहा है? कामिनी स्टॉप द कार, सुनाई नहीं दे रहा है? तुम पागल हो गई हो? हाँ मैं पागल हो गई हूँ, तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती, इसलिए ना मैं रहूंगी ना देखूंगी। कामिनी अविनाश की बातों को इग्नोर करते हुए कार चलाई जा रही थी। कार स्पीड में जाकर आगे एक ट्रक से टकराती है। अविनाश चीखता है, मोबाइल छूटकर सीट के नीचे गिरता है। अवनी भी दूसरी ओर घबरा जाती है। अवनी फोन पर, अविनाश अविनाश कुछ तो बोलो, अविनाश। एक्सीडेंट होते ही चारों ओर भीड़ लग गई। अवनी फोन पर कंटिन्यू बोले जा रही थी। एक आदमी ने फोन कार में गिरा हुआ उठाया और अवनी को बताया। अवनी, अविनाश अविनाश बात क्यों नहीं करते? आदमी, मैडम जी यहाँ इस कार का एक्सीडेंट हो गया है, आपके अविनाश का भी और उसके साथ जो थी उनका भी। हमने एम्बुलेंस बुलाई है, आप आ जाइए। अविनाश और कामिनी को हॉस्पिटल ले जाया गया। एक्सीडेंट का नाम सुनकर अवनी दौड़ती हुई हॉल में आई, सबको साथ में लेकर हॉस्पिटल पहुंची। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 41। सभी लोग हॉस्पिटल पहुंचे, सभी परेशान थे, पर थोड़ी देर में डॉक्टर बाहर आया। डॉक्टर के बाहर आते ही सब करीब आए। अवनी ने रोते हुए पूछा, डॉक्टर साहब कैसे है अविनाश? नीता, हाँ डॉक्टर बताइए ना, मेरा बेटा ठीक तो है ना? डॉक्टर, अभी कुछ कह नहीं सकते, खून बहुत बह चुका है, हम उन्हें खून चढ़ा रहे हैं, ट्रीटमेंट चल रहा है। अविनाश को होश तो नहीं आया, पर उनके साथ वाली को शायद जल्दी होश आ जाएगा। उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई है, होश आते ही उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा, तब आप लोग उनसे मिल सकते हैं। खुशी, हमें नहीं मिलना उससे, उससे तो पुलिस मिलेगी हथकड़ी के साथ। निशा, हाँ खुशी, उसे तो होश आएगा ही ना, उसे कैसे चोट आ सकती है? खुद ने जानकर अपनी कार का एक्सीडेंट किया, खुद समझ गई, पर हमारे भाई को यहाँ पहुंचा दिया। अविनाश भैया को पा नहीं सकी तो उन्हें मारने चली थी। सभी कामिनी को बुरा भला कहने लगे थे, पर अवनी का दिल अविनाश के लिए घबराया जा रहा था। जो नीलम ने नोट किया, उन्होंने सबको चुप कराया। नीलम, चुप हो जाइए, उस कामिनी की बुराइयों के बारे में जिक्र मत करो, इस वक्त अविनाश के लिए दुआ करो। देखो अवनी की हालत क्या हो रही है, रो रो कर कैसी हालत बना ली है, प्रेगनेंसी में उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। कहते हुए अवनी के पास गई। अवनी माँ के गले लग गई, सब उसके पास गए। निशा, अवनी तुम प्लीज रो मत, तुम्हारे लिए ये ठीक नहीं है, भैया ठीक हो जाएंगे, उनके साथ हम सबकी दुआएं हैं, आपका प्यार है। अवनी, हाँ भगवान, अब वही मेरे अविनाश को बचाएंगे। अवनी कहते हुए उठी, हॉस्पिटल के मेन गेट की ओर गई। यशराज, अवनी रुको मेरी बच्ची। नीलम, अनिरुद्ध के पापा उसे मत रोको, घबराने की जरूरत नहीं है, वो मंदिर गई है। अवनी हॉस्पिटल के सामने मंदिर में अंधाधुंध दौड़ती हुई गई, बप्पा के चरणों में जाकर बैठ गई। बप्पा, मेरी आपसे कभी कोई शिकायत नहीं रही और आज भी नहीं करूंगी, क्योंकि आप जो करते हो उसके पीछे वजह होती है, इसलिए हमेशा मैंने आपकी मर्जी समझकर उसे स्वीकार किया, और आपने वाकई मेरे लिए बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा लड़का पसंद किया था। अविनाश मुझे आपकी मर्जी से मिला है, आप उन्हें कुछ नहीं होने दे सकते, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं भी जीते जी मर जाऊंगी, मेरे अविनाश को बचा लीजिए। अवनी ख्यालों में खोई हुई, डॉक्टर मुझे अपने सभी चेकअप, टेस्ट और अल्ट्रासाउंड करवाने हैं। डॉक्टर, जी मैडम आइए। अवनी मन में, इन चेकअप के बाद सच का पता चल जाएगा, मेरी प्रेगनेंसी में दिक्कत है या मेरा शक सही है। अवनी ने अपने सारे टेस्ट कराए, डॉक्टर्स ने अगले दिन रिपोर्ट्स मिलेंगे कहकर उसे जाने के लिए कह दिया। वो हॉस्पिटल से बाहर निकली तभी उसकी टक्कर विशाल से हुई, जो मुस्कुराते हुए एक शादीशुदा लड़की के साथ आ रहा था, वो भी 4-5 महीने की प्रेग्नेंट थी। टकराते ही विशाल का चेहरा उतर गया, जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। अवनी दोनों की ओर देखने लगी, डॉक्टर ने दोनों को देखा और पुकारते हुए पास आई, मिस्टर और मिसेस खन्ना आइए। ये सुनकर अवनी हैरान हो गई, विशाल का सिर झुक गया। उसका झुका सिर देखकर अवनी को कुछ समझने की जरूरत नहीं हुई। वो औरत विशाल की बाहों में हाथ डालकर उसे अवनी के सामने से अंदर ले गई। अवनी कुछ पल चुपचाप देखती रही। अवनी मन में, विशाल की पत्नी
मतलब मेरे साथ धोखा करने जा रहा था? पप्पा, आपने मुझे कितने बड़े धोखे से बचाया। आपकी महिमा कोई नहीं समझ पाया। आपने अविनाश जैसे अच्छे लड़के से मेरी शादी कराई। मंदिर की घंटी बजी, अवनी का ध्यान भंग हुआ। फ्लैशबैक से बाहर आई। नीता, खुशी, नीलम और तान्या उसके पास आकर बैठी। अवनी, माँ, अविनाश को होश आया? नीता, नहीं। अवनी ये सुनकर रोने लगी। बप्पा की जोत के ऊपर अपना हाथ कर दिया। नीलम, अवनी बेटा ये क्या कर रही है? हाथ को हटा, जल जाएगा। जल ही तो जाएगा, जलने दीजिए माँ। जब तक अविनाश ठीक नहीं हो जाते तब तक ये हाथ नहीं हटेगा। अवनी पागल मत बन, चलो अंदर। नहीं माँ, आप अंदर जाइए, ये हाथ अब अविनाश के होश आने पर ही हटेगा। हे भगवान, ये लड़की भी बहुत जिद्दी हो गई है। नीताजी चलिए, हम लोग अंदर चले, ये नहीं मानेगी। खुशी, तान्या, तुम दोनों इसके पास रहो। दोनों अंदर गई। अवनी दीपक के ऊपर हाथ रखी हुई थी। पंडित ने खूब समझाया पर वो नहीं सुनी। जलन को सहते हुए पप्पा का नाम जप रही थी। अंदर अविनाश का इलाज चल रहा था। उधर अवनी को जलन सहते हुए चक्कर आने लगे। बेहोश होकर गिर गई। उसके बेहोश होते ही अविनाश की धड़कनें तेज हो गई, जिसे देखकर डॉक्टर खुश हो गया। उधर अवनी को मंदिर में खुशी और तान्या ने संभाला। पानी के छींटे मारकर उसे होश में लाए। 5 मिनट बाद खुशी के पास निशा का फोन आया। निशा, खुशी, अवनी को बता दो अविनाश भैया अब खतरे से बाहर है। खुशी, क्या सच? ओके, हम लोग अंदर आ रहे हैं। अवनी, क्या हुआ खुशी, तुम खुश नजर आ रही हो? अविनाश ठीक हो गए? निशा दीदी का फोन था, अविनाश भैया खतरे से बाहर है। अवनी तान्या की गोद से सिर हटाते हुए उठी। पप्पा को शुक्रिया कहकर हॉस्पिटल की तरफ दौड़ी। सबके पास आई। अवनी हाफते हुए बोली, मुझे अविनाश को देखना है। यशराज, अवनी बेटा, डॉक्टर कहकर गए हैं, अभी हम उससे नहीं मिल सकते, बेहोश है। जैसे ही होश आएगा हम मिल सकेंगे। पुलिस कामिनी के होश आने पर उसके पास आती है। उनके पीछे अवनी और अविनाश का परिवार भी आया। पुलिस उसे गिरफ्तार करने आगे बढ़ती है कि कामिनी अपने बेड से खड़ी हो जाती है। सीधे निशा के पैर पकड़ लेती है। कामिनी, निशा, मुझे जेल नहीं जाना, मुझे माफ कर दो। माफ कर दो? कितनी आसानी से कह दिया तुमने, पर जरा तुम खुद सोचो, तुम्हारी गलतियाँ, सॉरी गलतियाँ नहीं, पाप माफी के लायक नहीं है। अरे लोग तो अपने फायदे के लिए गैरों को परेशान और तकलीफ देते हैं, लेकिन तुमने अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे उस दिन अवनी नहीं बचाती तो मैं तो सुसाइड ही कर चुकी होती। अपनी बहन की शादी की पहली रात को किसी और आदमी को मेरे कमरे में भेजते हुए शर्म नहीं आई? छी, तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। वरुण, निशा के गायब होने के बाद 2 परिवार वालों में दुश्मनी पैदा कर दी। हमारी बेटी को किडनैप कराया। अगर वो लड़के निशा के साथ कुछ गलत सलत कर देते तो? जरा सा ख्याल आया अपनी बहन का। शिवानी, वो तो शुक्र है अवनी का, जिसकी वजह से हमारी बेटी जिंदा है। नीता, देख लो शिवानी, तुम अवनी को कितना बुरा भला कहती थी। आज अवनी की वजह से सारी गलतफहमियां खत्म हो गई, वापस सब ठीक हो गया। और कामिनी को माफ करके हम दूसरा मौका नहीं दे सकते। ये फिर से कोई गेम खेल देगी। आज अविनाश इस हालत में है, वो सब इस कामिनी की वजह से। इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लो इसको। इसकी हमें शक्ल तक नहीं देखनी। इंस्पेक्टर, मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, वो जो अविनाश और अवनी पर हमला हुआ था वो इन्होंने ही कराया था। मुकेश और दिनेश को अवनी को मारने के लिए अपॉइंट किया था ताकि अविनाश के साथ शादी कर सके। अवनी, मालूम है। नीता, क्या तुम्हें मालूम था अवनी? नहीं माँ, मुझे पूरा शक था, पर शक की बुनियाद पर इल्जाम नहीं लगा सकती थी। पर अब सच्चाई पता लगने के बाद इसे बख्शने नहीं वाली। अगर इसने सिर्फ अविनाश को पाने के लिए मेरा बुरा किया होता तो शायद मैं माफ भी कर लेती, लेकिन इसने मेरी इनोसेंट भाभी, भैया, घर में सभी लोगों को दुख पहुंचाया है। 2 परिवार में नफरत की दीवार खड़ी की है और आज अपने साथ साथ अविनाश को मारने चली थी। जुर्म पर जुर्म किए जा रही थी, उसकी सजा इसे मिलनी ही चाहिए। शिवानी, इंस्पेक्टर गिरफ्तार कर लीजिए, ले जाइए हमारी आंखों के सामने से। कामिनी रोते हुए, नहीं बुआ, मुझे माफ कर दो, मैं तो आपकी भतीजी हूँ। शिवानी, किस मुंह से बुआ बोल रही है? मैं तुम्हारी कोई नहीं लगती। रिश्तों को सूली पर चढ़ाकर अब रिश्तों की दुहाई दे रही हो। इंस्पेक्टर देख क्या रहे हो, लेकर जाओ। शिवानी कहते हुए कामिनी के रूम से बाहर आ गई। उसके पीछे बाकी लोग भी जाने लगे। कामिनी आवाज लगाती रह गई पर कोई पलट कर नहीं देखा। इंस्पेक्टर, चलिए मैडम, अब रोने का कोई फायदा नहीं। आपके मगरमच्छ के आंसुओं से आपके पाप नहीं धुल जाएंगे। नर्स ओटी से बाहर आकर बोली, पेशेंट को होश आ गया है। सुनकर सबके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ाई। सब आगे बढ़े। नर्स, रुक जाइए, आप सब एक साथ नहीं जा सकते, कोई एक जा सकता है। बाद में जब पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट कर देंगे तब मिल लीजिएगा। नीता, ठीक है सिस्टर। अवनी, तुम चली जाओ। नहीं माँ, निशा भाभी चली जाएंगी। वो जाएंगी तो ज्यादा अच्छा होगा, अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं। आप जाइए भाभी, मैं तो रोज ही उनके साथ रहूंगी। निशा अंदर गई। अविनाश इतने दिनों बाद अपनी बहन को देखकर खुश हो गया, पर जैसे ही पास आई तो दूसरी ओर मुंह फेर लिया। निशा दूसरी तरफ गई, अविनाश ने फिर मुंह फेर लिया। सारे रूम के बाहर खड़े देख रहे थे। निशा, ये क्या अविनाश भैया, मोहल्ले की औरतों की तरह मुंह क्यों फेर रहे हो? क्या मेरी नाराजगी मोहल्ले की औरतों की तरह लग रही है तुझे? हाँ, मैं इतने दिनों बाद अपने परिवार से मिल रही हूँ, आपसे मिल रही हूँ और आप मुंह फेर रहे हो। आपकी नजर में मैंने ठीक नहीं किया हो तो ठीक है, आप मुझे डांट लगाइए, बस नाराज मत होइए। अविनाश, अब तुझे डांटने का कहाँ अधिकार रह गया? ये अधिकार तो तूने खुद हमसे छीन लिया, तभी तो खुद सुसाइड करने का फैसला ले लिया। एक बार को भी हमारे बारे में नहीं सोचा कि क्या बीतेगी हम पर, और इतनी बड़ी प्लानिंग के बारे में बताना जरूरी भी नहीं समझा। अवनी, सिस्टर, क्या मैं भी 2 मिनट के लिए अंदर जा सकती हूँ? नहीं तो ये दोनों भाई बहन बीती बातों में बहस करने लगेंगे, प्लीज। ओके, जल्दी आना। अवनी दरवाजा खोलकर अंदर गई। क्या कलुआ के पापा, तुम भी ना, क्या बात लेकर बैठ गए? इतने दिनों बाद आपको अपनी बहन वापस मिली है और आप छोड़िए ना, सब ठीक हो गया। कामिनी को पुलिस ले गई, निशा भाभी घर आ गई। देखो, निशा भाभी से नाराज हो गए ना तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। अविनाश, अरे नहीं कलुआ की मम्मी, ऐसा मत करना, और मैं सच में नाराज नहीं था, बस ऐसे निशा को डरा रहा था ताकि ये आगे से ऐसा कभी ना करे। अवनी, अच्छा ये बताइए अब कैसा लग रहा है? बेटर। निशा, अवनी भाभी और भैया, ये कलुआ कौन है? आपने किसी बच्चे को गोद भी लिया है क्या? अवनी हंसते हुए, नहीं भाभी, मैंने अपने होने वाले बच्चे के लिए ये नाम रखा है। निशा हंसते हुए, क्या अवनी, तुम मेरा कैसा नाम रखा है तुमने? बेबी स्कूल और कॉलेज जाएगा तो उसका खूब मजाक बनेगा। खैर, आप माँ बाप है, कोई भी नाम रख सकते हैं, पर ये कलुआ सिर्फ घर पर ही बोला। हाँ, प्यार से। वार्ड में शिफ्ट होने के बाद अविनाश सबसे मिला, सभी हंसी मजाक कर रहे थे, तभी अविनाश को ठसका लगा। अविनाश, पानी।
अवनी पास में रखी बोतल से गिलास में पानी निकाल कर देती है। तभी उसकी नजर अवनी की हथेली पर गई जो बुरी तरह से जली हुई थी। अविनाश ने ये देखते ही गिलास लेकर स्टूल पे रखा। अवनी का हाथ देखा। अविनाश, अवनी ये हाथ कब जला तुम्हारा? खुशी, भैया जब आप ओटी में थे तब भाभी आपके लिए बप्पा के मंदिर गई थी, दिए के ऊपर हाथ कर लिया था, बप्पा को मजबूर कर रही थी, जब तक वो आपको ठीक नहीं कर देते तब तक वो हाथ नहीं हटाएगी। अविनाश, क्या? अवनी बेवकूफी कर रही थी, आप लोगों ने इसे रोका नहीं, कितना हाथ जला दिया, दवाई भी नहीं लगाई। अनिरुद्ध, डॉक्टर से दवाई लेकर आओ। अनिरुद्ध, अविनाश दवाई ले ली है, मैंने इससे कहा है अभी लगा ले। कहती है अविनाश देख लेगा तो घबरा जाएगा। नीता, अवनी बेटा दवाई लगा ले। खुशी, भाभी के लिए दवाई लाओ। जी माँ। आइए भाभी यहाँ बैठिए। अवनी, खुशी तुम रहने दो, मैं लगा लूंगी, फाइनली सब ठीक हो गया। ऐसे देखा जाए तो जो होता है भगवान की मर्जी से ही होता है। आप लोगों को एक बात नहीं मालूम होगी, अगर अविनाश मुझसे शादी नहीं करते तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई होती। यशराज, वो कैसे अवनी? पापा वो विशाल पहले से ही शादीशुदा था, मैंने कल उसे अपनी प्रेग्नेंट पत्नी के साथ देखा, शायद वो मुझसे शादी हमारी दौलत के लिए कर रहा था। नीलम, क्या? हे भगवान, तूने मेरी अवनी की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। अनीता, भाभी हमारी अवनी साफ दिल की नेक इंसान है, उसके साथ कैसे कुछ बुरा हो सकता था? बप्पा उसके साथ हमेशा है। नीलम, हाँ। सारे आपस में इधर उधर की हंसी मजाक की बातें कर रहे थे। अविनाश अवनी को मुस्कुराते हुए सिर्फ देखे जा रहा था। 4 साल बाद। अविनाश, कलुआ बेटा अपना लंच सारा फिनिश कर देना। वंश, मम्मा देखो पापा से कह दो मुझे कलुआ न बुलाए, मेरा नाम वंश अविनाश सिंघानिया है, इन्हें अच्छे से बता दो। अविनाश, ओए उधर क्या शिकायत कर रहा है, ये नाम तेरी मम्मी ने ही दिया है ताकि तुझको नजर ना लगे। वंश, हाँ तो बस मम्मा ही मुझे कलुआ कहकर बुला सकती है और कोई नहीं, आप भी नहीं। अवनी, सुन लिया, अब दोबारा मेरे बेटे को कलुआ मत बुलाना। आ जाओ बेटा मैं आपको टाई पहना दूं। अवनी स्कूल के लिए वंश को रेडी करने लगी। अविनाश सीने में हाथ बांध कर दोनों माँ बेटे को देखते रहा। अवनी, क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ अगर तुम दोनों ना होते मेरी लाइफ में तो क्या होता। कहते हुए वंश के माथे पर किस करता है। चलो बेटा स्कूल चलते हैं। बाय मम्मा। बाय, ज्यादा शरारत मत करना स्कूल में। अविनाश, क्या बात कर रही हो अवनी, मेरा बेटा एकदम मेरी तरह सीधा साधा क्यूट बच्चा है। हाँ तुम कितने सीधे हो अच्छे से जानती हो। हाँ तुम पर ही गया है, शरारत में ये तुम्हारा बाप है। अविनाश, हाँ थोड़े से हम लोग शरारती हैं, इतना तो बनता है। कहते हुए अविनाश ने वंश की आंखों को अपने हाथों से बंद किया। अवनी को गाल पर किस करके वंश को लेकर रूम से बाहर गया। अवनी खुद को आईने में देखकर संवारने लगी, तभी अविनाश ने पीछे से बाहों में भर लिया। अवनी, अविनाश वंश को स्कूल छोड़ने नहीं गए और ऑफिस? नहीं, आज मेरी छुट्टी है क्योंकि आज मैं अपनी ड्यूटी यहाँ करने वाला हूँ। क्या? छोड़ो, दिन हो रहा है। माँ, खुशी, चाचा चाची मंदिर से आते ही होंगे, अपने रोमांस को रात के लिए रखो। अविनाश, रात के लिए? बिल्कुल नहीं, दिन से ज्यादा रात में मुझे मौका नहीं मिलता तुम्हें प्यार करने का। कहते हुए अवनी को अपनी ओर करता है। अवनी, अविनाश सब आ जाएंगे। अविनाश मुंह पर उंगली रखते हुए, बस कुछ मत बोलो। कहते हुए वो माथे पर उसे किस करता है और उसे गोद में उठाता है और फिर वो प्यार के अनंत सागर की गहराई में खो जाते हैं। कैसी लगी ये कहानी? कृपया कमेंट करके अपने विचार साझा करें और साथ में ऐसे ही शानदार कहानियों के लिए जुड़े रहे प्रतिलिपि